अभी तक हम लोग बाकी कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। सारी कॉपी लेकिन डिस्ट्रीब्यूट जरूर कर देना। क्या बोलोगे? चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अब संसद के बारे में काफ़ी चीज़ें आप लोग जान गए हो, है ना। आज संसद के बारे में एक चीज़ और है, उसके बारे में वर्णन करते हैं। पहले तो संसद के मिलने वाले ना जितने भी लोग संसद के सदस्य होते हैं उनके आज अधिकार और देखते हैं। अधिकार का मतलब उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं संसद का सदस्य होने के, ठीक है। चलो भाई, मोशन बिल कौन कौन से कर लिए जरा नाम बताइए। हाँ, कौन कौन से मोशन कर लिए हमने बताइए। हाँ, अरे बोलिए। मोशन ऑफ थैंक्स, कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारे कर लिए ना। चलो भाई, आज हम देखेंगे कि संसदों को कौन कौन से विशेष अधिकार। देखिए, लोकसभा राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, ठीक है। जैसे आपको अगर याद हो तो मैंने अनुच्छेद 14 जब पढ़ाया है तो अनुच्छेद 14 में भी आपको कुछ अपवाद पढ़ाए, ठीक है। याद रखिएगा, जब हम लोगों ने अनुच्छेद 14 पढ़ा था, आर्टिकल 14, तो इसके मैंने आपको कुछ अपवाद बताए। अपवाद के अंदर ये बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है बेटा और साथ में राज्यपाल होता है, इन दोनों लोगों को अनुच्छेद 361 में छूट प्रदान है कि इनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं चलेगी जब तक ये उस पद पर विराजमान रहेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना। ऐसे ही बेटा याद रखिएगा, कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है। तो पहला वाला आपके लिए विशेष अधिकार मैं बता दूं, अनुच्छेद का नाम लिखिए 105, 194। अनुच्छेद नंबर लिखिए, हेडिंग डालिए, संसद में दिए जाने वाले विशेष अधिकार। संसद में दिए जाने वाले विशेष अधिकार, संसद में दिए जाने वाले विशेष अधिकार। पहली बार आए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बैठ जाओ विशाल बेटा, एक मिलीमीटर से आप आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठ जाओ, ठीक है। संसद में दिए हुए या संसद में मिलने वाले विशेष अधिकार, इसमें से पहला लिख लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी जैसे अनुच्छेद 19 में आपको बोलने का अधिकार है, संसद के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उन्हें भी बेटा बोलने की, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर किसी बिल के ऊपर अच्छा या बुरा दोनों बिंदु रखने हैं तो वो बोलेंगे ना, उन्हें बोलने की आज़ादी तो मिलनी चाहिए, तो उन्हें मिलती है अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन बेटा याद रखिएगा, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो उन्हें एक केस में नहीं मिलती। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकते संसद के अंदर, ये बात ध्यान रखना। पॉइंट में नोट कर लो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है, हर मामले पर बोल सकते हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी है अनुच्छेद 105, 194 में। परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के किसी भी जजमेंट, किसी भी निर्णय पर वो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ऐसा कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 121 के अनुसार। ये भी लिख लीजिए, अनुच्छेद 121 के अनुसार। ये तो आसान वाला था, इसके बाद टफ वाले पे आते हैं जो मजेदार है। 194 आपके एमएलए के लिए हो गया, ठीक है, विधानसभा, और एमपी के लिए 105 हो गया, ठीक है। तो बेटा लिख लीजिए, जैसे अनुच्छेद 19 में आपको बोलने की आजादी है, संसदों को भी बोलने की आजादी है, जो संसद के लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज पे आजादी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट पर, जज पे तो बोल सकते, जज पे तो लाएंगे हटाने के लिए। हाँ, ऐसा इसलिए है भाई, बहुत बेसिक चीज है, जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट।
मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए रिमूव करने के लिए महाभियोग जैसा आप एक ला सकते हो, लेकिन उसके जजमेंट में टिप्पणी नहीं कर दो कि केशव नंदा भारती जजमेंट ही खराब है। उसे हटाने के कारण अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं कर रहा है या अब असमर्थ हो गया है कि जजमेंट डिलीवर नहीं कर सकता, दोनों ग्राउंड बिल्कुल हटा सकती है। संसद के किसी भी सदन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए महाभियोग की तरह एक रिमूवल लाते हैं अनुच्छेद 124 के अंदर। उसके बाद में भी बेटा जज को हटाने के बाद आपको क्या लगता है कि ये मंत्री हटा पाते? नहीं, जजों की ही एक समिति बनती है, उसमें भी जज बैठते हैं। उसके बाद भी समझिए कि अगर जजों की समिति ने भी हटा दिया तो वो मामला न्यायिक समीक्षा के दायरे में भी जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद कल से जुडिशियल शुरू होगा, तब मजा आएगा आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। लिखा आपने? चलिए अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अगली चीज जो आ रही है, शायद आपके लिए ये आपने सुनी भी हो। कितने लोगों ने ये सुन रखा है बेटा? बड़े अच्छे से बताना कि अगर कोई संसद का सदस्य बन जाता है तो उसको जेल नहीं हो सकती, चाहे वो कोई भी अपराध करे। किसी ने सुना है ऐसा कुछ कि अगर संसद का कोई भी सदस्य बन जाए? जैसे मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूँ कि हमारे मंत्री जी हैं जतिन प्रसाद जी, ठीक है, लोकसभा से जीत के आए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये बताओ क्या जतिन प्रसाद जी कोई अपराध करते हैं तो इनको जेल होगी या नहीं होगी? तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि संसद के जो सदस्य होते हैं ना बेटा, उन्हें जेल जाने में भी राहत मिलती। अब आप कहोगे जेल जाने में राहत कैसे मिलती है, तो समझना ध्यान से, दो प्रकार के मामले होते हैं। एक मामले होते हैं आपराधिक दृष्टिकोण के, आपराधिक प्रवृत्ति के, जैसे हत्या, लूटपाट, किसी को मार दिया जान से, चोरी कर दी। दूसरे मामले होते हैं दीवानी के या राजस्व संबंधी मामले होते हैं। ऐसे मामले होते हैं किसी की जमीन कब्जा लेना, जिसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी संपत्ति के प्रति अपराध होता है, व्यक्ति के विरुद्ध तो है परंतु उसकी संपत्ति पे, ऐसे अपराध। टैक्स की चोरी राजस्व में आता है। तो याद रखना बेटा, इस चीज पे नियम है कि छूट जो प्रदान है वो इस राजस्व वाले पे है, आपराधिक पे तत्काल जेल है, तत्काल। लेकिन राजस्व पे नियम लिख लो +40 -40। अब आप कहोगे ये +40 और -40 क्या है? मान के चलो संसद का इस समय जुलाई में मानसून सत्र चल रहा है। कौन सा सत्र चल रहा है? मानसून। तो अगर कोई मंत्री जी मानसून सत्र में जाके बैठ गए और उनके खिलाफ जेल से वारंट आ गया कि उन्होंने टैक्स की चोरी करी है, तो सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व 40 दिन और चलते हुए सत्र के खत्म होने के बाद के 40 दिन मंत्री अरेस्ट होंगे, लेकिन उस बीच में नहीं अरेस्ट हो सकते। सिर्फ किस मामले में? राजस्व के मामले में। ये मत भूलना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, दो तरीके के मैटर होते हैं बच्चों। एक मैटर होता है क्रिमिनल, एक मैटर होता है सिविल। सिविल वाले मैटर में नियम काम करता है +40 -40। यदि कोई मंत्री जी पे किसी की हत्या का मुकदमा है और वो संसद के अंदर बैठ जाए कि अब तो सदन की कार्रवाई चल रही है, मुझे छूट दे दो 40-40 दिन की, तो बेटा उनको छूट नहीं मिलेगी। किन मामलों में नहीं मिलेगी? आपराधिक मामलों में। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। लिख लो, दो प्रकार के जुर्म होते हैं, अपराध होते हैं। एक कौन सा होता है? एक आपराधिक, ठीक है, और एक होता है राजस्व यानी सिविल। सिविल वाला ऐसा होता है आप टैक्स की चोरी कर लो, किसी की जमीन पर कब्जा कर लो, इस तरीके के अपराध आते हैं। इसमें और भी श्रेणी होती है। अगर कोई मंत्री जी, जाहिर सी बात है मंत्री बनने के बाद कई बार व्यक्ति बौरा जाता है और उसके बाद जमीनें कब्जा जाता है, ठीक है, मैं अपने शहर की बात नहीं कर रहा तो उसके बाद क्या होता है कि अगर मंत्री जी पे कोई मुकदमा चले और समझ लीजिएगा कि जो सदस्य साहब हैं या मंत्री साहब हैं इनको पुलिस उठाना चाहे तो आपराधिक में तो तुरंत उठा लेगी, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला चल रहा है टैक्स का, जमीन का या ऐसा विवाद है तो सदन की कार्रवाई से 40 दिन पहले नहीं उठा सकती और 40 दिन बाद नहीं उठा सकती। यानी जब इनको जेल डाला जाएगा जब सदन की कार्रवाई को 40 दिन हो चुके होंगे, ये ध्यान रखना। ये इनके लिए नियम मिलता है, इसे कहते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट। इसे आप लिख सकते हो कि इम्यूनिटी बोला जाता है फ्रॉम अरेस्ट। मैं दिखा देता हूं, ठीक है, हिरासत से, ये लो ये देखो, ठीक है, हिरासत से रोके +40 -40, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बताओ भाई, सरनाम 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 सरनाम। एक मंत्री जी हैं, उनके घर में उनके बेटे की बहू पंखे पे लटक के मर गई, जिसका दोषी उन्हें माना जा रहा है। डायरेक्ट तो हत्या करी नहीं है, तो बताओ वो तुरंत गिरफ्तार होंगे या 40 दिन का नियम लगेगा? बाकी सब चुप रहेंगे। 40 दिन का नियम लगेगा, यही तो मैं बता रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना। मंत्री जी पे जिस अपराध की धारा लग रही है वो क्रिमिनल है, क्योंकि किसी व्यक्ति की हत्या हुई है।
जब भी ऐसे अपराध होते हैं, चोरी चुकारी मर्डर हत्या इस तरीके के, तो वो क्रिमिनल कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे मंत्री जी हैं, उन पर मामला चल रहा है कि 400 एकड़ जमीन हड़प गए, तब आप कह सकते हो कि इसमें 40 दिन का लगेगा, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए मल्टीपल एग्जाम्पल देने पड़े। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल जो दिया सनी ने, वो बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है कि प्रज्वल, ठीक है, प्रज्वल कौन, देश के एक समय प्रधानमंत्री रहे एच.डी. देवगौड़ा जी की बेइज्जती करने वाला घटिया आदमी। प्रज्वल रेवन्ना के साथ ये हुआ, मैंने आपको केस बताया, ठीक है। अभी मुझसे फिर से पूछ लेना सर नाम, मैं फिर बता दूंगा, राम रतन ने बता दूं, मैं फिर बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। हुआ ये कि प्रज्वल रेवन्ना, बैठो जल्दी अब, प्रज्वल रेवन्ना जो थे उनकी पेन ड्राइवें लीक हो गई। पेन ड्राइव के अंदर जो है उनके कुछ ऐसे निजी पल कैद हो गए जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब महिलाओं के प्रति दुराचार करना एक आपराधिक श्रेणी का अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो जैसी प्रज्वल रेवन्ना उतरे एयरपोर्ट पे तत्काल पकड़ लिया गया, जबकि इस समय सदन की कार्रवाई तो चल रही, मानसून सत्र तो चल रहा। अगर यही जमीन का विवाद होता तो सत्र से 40 दिन पहले, सत्र के 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं कर सकते। ऐसा बहुत मंत्रियों ने किया। मंत्री क्या करते थे, मैं आपको बताता हूँ ये मंत्री क्या करते हैं, बैठ जाइए। मंत्री बेटा चुनाव शुरू होने से पहले क्या करते हैं, वोट खरीदते हैं। कई बार जैसे आप आम जनता है, इन्होंने आपको पैसे बांटे, वोट खरीद लिए। एक दिन पुलिस नॉक नॉक करने आई कि भैया मंत्री चलो, तुमने तो अपराध की श्रेणी में कराया, किसी को पैसे देके वोट खरीदा। तो मंत्री जी पहले क्या करते थे, कहते थे अरे मैंने कोई अपराध किया ही नहीं और सदन की कार्रवाई चल रही है। 40 दिन के टाइम पीरियड के अंदर मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट से ले आते थे बेल। क्या ले आते थे, बेल, जमानत। तो क्या मंत्री जी पकड़े जाते थे कभी? तो बेटा इसी मामले में आप देखोगे, मैं आपको न्यूज दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। ये रह चुके हैं कौन, एम वेंकैया नायडू जी जगदीप धनखड़ जी से जस्ट पहले देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने क्या हेडिंग लिखी अखबार में कि कोई राहत नहीं अरेस्ट में, किस मैटर में, क्रिमिनल केसेस में। किसको, संसद के सदस्य को एमपी कहते हैं ड्यूरिंग सेशन। सत्र चल रहा हो या ना चल रहा हो इससे मतलब नहीं पड़ता, लेकिन आपराधिक मामलों में राहत नहीं मिलेगी। 40 दिन का नियम किस पे लगेगा, सिर्फ राजस्व मामलों। ये क्लियर हो गया है ना, ये याद रखो। चलो अगला देखो, ये सबसे प्यारा है, सदन की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, सबसे बेहतर है। लिखिए कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। कितने लोगों को लगता है कि अगर किसी डीएम साहब को संसद में प्रस्तुत होने के लिए भेजा जाए पत्र और वो स्पीकर महोदय के सामने लोकसभा में प्रस्तुत ना हो तो डीएम साहब का कुछ बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? सर उतना बिगड़ेगा जितना आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि इसे माना जाएगा संसद की अवमानना। अवमानना का मतलब होता है बात को ना मानना। संसद ने आपको बुलाया, आप है डीएम अधिकारी, आप पहुंचे नहीं तो संसद आपके खिलाफ एक अलग तरीके का नोटिस जारी करेगा और कहेगा आपने संसद की अवमानना करी है, उसके तहत आपको सजा तक हो सकती है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अच्छा कभी आ जाए कि संसद की अवमानना बड़ी है कि न्यायालय की अवमानना बड़ी है, बताओ किसकी अवमानना बड़ी है? कितने लोग उत्तर देंगे? बताओ संसद का कंटेम्प्ट बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट बड़ा है? क्या लगता है? अच्छा प्रश्न। संसद के सामने तुम ना पहुंचो तो ज्यादा बड़ी गलती है कि न्यायालय के समक्ष तुम ना पहुंचो तो ज्यादा बड़ी गलती है? न्यायालय के समक्ष। मुझे पता था तुम सब न्यायालय के समक्ष होगे, जबकि मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, एक बार ऐसा किस्सा भी हो चुका है कि सदन के स्पीकर महोदय ने एक जज तक को तलब कर लिया था, क्योंकि वो एक मंत्री जी के खिलाफ बार बार वारंट इशू कर दे रहे थे। तो संसद ने कहा अभी हमारे यहाँ सदन चल रहा है और इस मामले में वारंट इशू करने का अधिकार नहीं मान रहे जज साहब। तो जज साहब को उठा के तलब कर लिया गया था कि तुम भी संसद की अवमानना कर रहे हो। संसद सुप्रीम है, क्यों? क्योंकि उसे तुमने चुना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसकी अवमानना का इंपॉर्टेंस जाता है। समझे बात को? अगला लिखो, अगला बहुत बढ़िया है, लिखो राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, यानी गोपनीयता का अधिकार। ये भी संसद को मिला है। हाँ। बिल्कुल भी नहीं लगा, जुडिशरी और वो दोनों सेपरेट है, ना कि ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी लाइब्रेरी को पुलिस मैं पावरफुल कर रहा हूं सुनिए तो कैसा चीज। हां भैया इसको आप ऐसे क्यों ले रहे हो कि न्यायपालिका चुप गई, उस जज ने सदन की कार्रवाई में हस्तक्षेप किया जो कि करने को किसी को नहीं है। ये मत सोचो कि जुडिशरी ऊपर है, जुडिशरी अपने काम कर सकती है, डिवीजन है, जुडिशरी ऊपर नहीं है, जुडिशरी से सेपरेशन है। समझो
तीन भाई हैं, तीन भाइयों में कोई भी बड़ा नहीं रखा है। हमने कहा है कि तीनों भाई के कर्तव्य अलग हैं। इसको ऐसे देखो कि संसद के कार्य क्षेत्र में न्यायपालिका भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ये है इसका ना। अब लिखो भैया, राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर, संसद में गोपनीयता कैसे, मैं बताता हूं। संसद चाहे तो तुम अगर वहां पर खड़े हो, ऐसा होता है सदन की कार्रवाई देखने के लिए संसद बच्चों को बुलाती है। कैसे बुलाती है समझना भैया, बात करनी है, एस्ट्रोलॉजी देखना है। हाँ बात है, मतलब डिस्टर्ब तुम्हारा होता है बहुत बड़ा। बेटा याद रखना, अगर आप लोग सदन की कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर कैलेंडर बन के आएगा। आप किसी स्कूल कॉलेज के होने चाहिए, रिसर्च करने के लिहाज से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, सदन की कार्रवाई देख सकते हो। नीचे सभी सदस्य बैठे होते हैं, ऊपर होता है एक हॉल जैसा एरिया, वहां जाके बीयू के जेएनयू के बच्चे बैठते हैं और कार्रवाइयां देखते हैं। तो बेटा लेकिन संसद को अधिकार है कि संसद चाहे तो किसी भी टीवी के न्यूज रिपोर्टर को मना कर दे ये खबर मत छापना, किसी व्यक्ति को संसद से बाहर खड़ा कर दे कि आज तुम कुछ नहीं छाप सकते। ये पूरी तरीके से संसद का अधिकार है, उसको मिला हुआ है कि हम किसी भी व्यक्ति को अंदर रख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बाहर, किसी भी न्यूज रिपोर्टर से कह सकते हैं कि तुरंत ही लाइव कार्रवाई रोक दो, या किसी भी शब्द को डिलीट करा सकते हैं। ये पूरी तरीके से अधिकार किसको मिला हुआ है, संसद को। तो लिख लिया चौथा, संसद में गोपनीयता का अधिकार या फिर संसद का गोपनीयता का अधिकार। इसका अलग रहा, उसका अलग अलग नहीं है। संसद और विधायक के पास में, दोनों के पास में ये छूट होती है। मैक्सिमम एमपी के पास होती है कि वो 50 बच्चों का एक क्लस्टर बना के ले जा सकता है। आ जाओ। अच्छा हाँ ले जा सकते हैं, 35 बच्चों को ले जा सकते हैं, ठीक है। उसमें एक फीस भी जाती है, अगर आप चाहो तो 50 रुपये, वो संसद के हाथ में होती है, वो आपकी नहीं लगेगी, आईडी में भी 2 महीने पहले। लेकिन ये लोग खुद नहीं घुमाते किसी बच्चे को, है ना। घुमाएंगे तो अगला नेता नहीं खड़ा हो जाएगा सर। चलो बेटा याद रखना, ये रहे राहुल गांधी, इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ नोटिस वगैरह आ गया था। खैर छोड़ो इसको, चलो ठीक है। ये भी एक बार देख लो, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। 2021 का मामला है, विशेष अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी। समझना, आपने अभी संसद के अंदर 4 विशेष अधिकार देखे, बोलने की अभिव्यक्ति का अधिकार देख लिया, गोपनीयता का अधिकार देख लिया, ये किसी को बाहर रखने का देख लिया, संसद में अरेस्ट का अधिकार देख लिया, ठीक, और संसद को मिलने वाले विशेष अधिकार और भी हैं। लेकिन सवाल इस बात पे आता है कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचता है, केरल बनाम सुप्रीम कोर्ट में, अर्जित और अन्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कोई भी संसद अपने अधिकारों को ये ना समझे कि ये तो हमें जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया है और इसकी आड़ में कुछ भी करें। अगर चाहे तो स्पीकर आपके किसी भी अधिकार को कट कर सकता है और किसी भी अधिकार को छीन भी सकता है, वंचित भी कर सकता है। तो याद रखना बेटा, अगर आप संसद के सदस्य बनते हैं तो आपको अनलिमिटेड अधिकार नहीं मिल रहे, आप उनका दुरुपयोग ना करें। ये बात सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है, ये ध्यान रखना। चलो विशेष अधिकार मोशन तो आगे पढ़ेंगे, अभी समितियों में ये नहीं, ये भी अभी आगे पढ़ेंगे। मोशन ऑफ थैंक्स हो गया, गुड, ठीक है। अब हम आज दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। संसद का एक और काम होता है जो कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हेडिंग डालिए, ठीक है। संसद में लिख लीजिए इस करके, संसद में विधेयक प्रस्तुत करना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। बेटा विधेयक की कैटेगरी भी लिख लीजिए। सबसे पहले आता है साधारण विधेयक, कुछ निम्न प्रकार के विधेयक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मनी बिल। मनी बिल को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? है धन विधेयक, गुड। कौन से आर्टिकल में आता है? एक सदस्य, सही बोला सर। उसके बाद फाइनेंशियल बिल, क्या कहते हैं हिंदी में? वित्तीय, गुड। बेटा वित्तीय विधेयक की 2 कैटेगरी होती है। वित्तीय विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। इसके बाद आता है अंतिम बिल, संविधान संशोधन बिल। ये सबसे खतरनाक होता है। हाँ, बिल का मतलब विधेयक है, चाहे आप बिल लिख लो चाहे विधेयक लिख लो, बिल को ही हिंदी में विधेयक कहते हैं, शुद्ध हिंदी, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए संसद के अंदर क्या होता है। मैंने आपको कल बताया था कि रक्षाबंधन पे जो एग्जांपल दिया था कि चलो इवनिंग की शिफ्ट कर लेते हैं, तो मैंने एक आपके सामने प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव को आप कह सकते हैं कि विधेयक रखा था मैंने। उस विधेयक पे आप लोगों ने चर्चा की, डिस्कशन करा और अंत में वोट दे दिया कि हम इसको पास नहीं करेंगे।
तो बेटा याद रखना, एक कोई भी अगर विधेयक होता है, कोई भी बिल होता है, तो उसके पास 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3। पहला चरण होता है बिल का परिचय करना सदन के अंदर, दूसरा होता है उस बिल पे सहमति जुटाना, और तीसरा जो होता है वो औपचारिकता वाली स्टेज होती है। ये औपचारिकता जो है इसे फॉर्मेलिटी कहते हैं। इस फॉर्मेलिटी स्टेज के अंदर वोटिंग भी होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये होती है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंसीडरेशन, सहमति। और पहले चरण को कहते हैं इंट्रोडक्शन। लिख लीजिएगा, संसद के अंदर कोई भी बिल जो है बेटा वो 3 चरण के माध्यम से गुजरता है। सर कौन से 3 चरण होते हैं? तो पहला चरण यानी फर्स्ट स्टेप होती है कि बिल को परिचित किया जाएगा, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। दूसरा होता है बिल पर सहमति दी जाएगी सदन की। सहमति समझते हैं ना, लोगों के बीच छोड़ के पूछा जाएगा कितने लोग आयस, कितने लोग नो कह रहे हैं, ठीक। तीसरे नंबर पे औपचारिकता रह जाती है, यानी बिल को किसमें, अधिनियम में परिवर्तित करना, बिल को पास करना। ये लिख लीजिए, संसद में विधेयक प्रस्तुत करना या संसद में विधेयक प्रस्तुत करे जाते हैं, जिसमें से विधेयक यानी बिल कितने प्रकार के होते हैं? तो मोटा मोटी तौर पे 4 प्रकार के। साधारण विधेयक जिसे ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, उसके बाद मनी बिल, धन विधेयक, उसके बाद फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 यानी कि धन आपका वित्तीय विधेयक, और बेटा सबसे अंत में आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक यानी बिल। ये आप 4 चीजें नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज आप जानेंगे कि संसद के अंदर बिल को पेश कैसे किया जाता है, बिल प्रस्तुत कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि संसद के अंदर कोई एक मंत्री जी या कोई मंत्री जी नहीं भी है तो खड़े हुए, और खड़े होने के बाद वो कहते हैं कि आज मैं नीट एग्जाम पर एक प्रस्ताव लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि नीट पर पुनः परीक्षा कराई जाए, नीट परीक्षा में धांधली हुई है। तो बेटा वो सबसे पहली स्टेप करते हैं जिसे कहते हैं परिचय। उसके बाद उनके इस बिल को डायरेक्टली भी प्रस्तुत नहीं किया जाता। कैसे, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, चलो लिख लिया बच्चों सभी ने, मिटा दो इसको। अब देखते चलना, आज का लेक्चर थोड़ा टेक्निकल लगेगा लेकिन आसान कर दूंगा। याद रखिएगा, ये स्टेप लिख लीजिएगा, कोई भी बिल अगर पास हो गया, यानी बिल अगर पास हो गया तो वो बन जाता है अधिनियम। ये लिख लीजिएगा, अगर सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है बिल, जिसे हिंदी में विधेयक कहते हैं, अगर ये पास हो गया, पास को हिंदी में पारित कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या बन जाता है? अधिनियम। प्रैक्टिकल दिखाओ, प्रैक्टिकल समझना कोई भी बच्चे। सबसे पहले आया भारतीय न्याय संहिता बिल, बिल 2023। जब ये सदन में गया दिसंबर माह में, तो दिसंबर माह में सदन में पास हो गया, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। जब लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया तो उसके बाद आपको पता है कि किसके हस्ताक्षर चाहिए? राष्ट्रपति। तो बेटा ये जो बिल है, बिल, इस पर बिल का धब्बा हट जाएगा और इसको बोला जाने लगेगा एक्ट। क्या बोला जाने लगेगा? अधिनियम। अधिनियम। याद रखना, बिल से अधिनियम बनने की जो कहानी है वो आज हम थोड़ी सी समझेंगे। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में? नारी शक्ति बंधन या नारी शक्ति वंदना बिल था। अब नारी शक्ति अधिनियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर जब वो बिल था तो वो लोकसभा राज्यसभा में लाया गया। बिल इसलिए बोलते हैं उसको कि बिल एक कच्चा पक्का चिट्ठा होता है, जब वो पक्का बन जाता है तो उसे अधिनियम बोलते हैं। तो जब बिल लाया गया नारी शक्ति बंदी बिल, तो उसके बाद सबने उसको पढ़ा, उस पर पढ़ने के बाद डिबेट, डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई। बाद में जब वो पारित हो गया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ क्या बन गया? अधिनियम, संविधान का 106वां संशोधन। लिखा आपने? इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, लिखते चलिएगा। आज लिखने का काम आपका थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन आप यकीन मानिए मैं स्लाइड तो दूंगा ही, परंतु लिखने से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक छाप रह जाती है। आपकी कॉपीज में ले आए हो, अपनी कॉपीज जो है वो आपस में शेयर कर लीजिएगा। जिसके पास सारी कॉपियां बची हो वो बांट दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, है ना। अब देखना बेटा, स्टेज नंबर 1 सबसे पहले डालो, इसे बेटा बोलते हैं परिचय की स्टेज। अब समझिएगा कि कोई भी संसद के अंदर, जैसे ये संसद है बेटा, यहाँ कितनी सीटें हैं अधिकतम? इस बार चुनाव कितनी सीटों पे हुए? 543। सर 7 सीटें कहाँ गई? बेटा 7 सीटें गड़बड़ हो गई क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिए। दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली मिलके एक हो गए। जब भी किसी भी प्रांत का, राज्य का एरिया जुड़ता है, घटता है, तो सीटों की संख्या घटती बढ़ती है। समझ गए? इस वजह से कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 543 सीटों पर। अब समझिएगा, इसमें से मैं ले लेता हूँ कि मान के चलो कुछ नहीं तो 313 सीटें बीजेपी को मिल गई। ध्यान से समझना, बाकी की बची हुई सीटें जो है वो किसे मिल गई? तो सर वो अदर को मिल गई। अब बहुमत किसका है? बहुमत किसका है? सर इसका बहुमत बीजेपी का है, बीजेपी का है।
अब समझना बड़े ध्यान से, परंतु एक नियम है जो मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था, ध्यान देना सभी लोग। नियम ये है कि बीजेपी सरकार के अंदर 313 लोग जो हैं, इन 313 लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। सबको सर, सबको इसलिए नहीं बना सकते, अगर सबको हम एग्जीक्यूटिव यानी मंत्री बना देंगे तो नियम गड़बड़ा जाएगा, तो विधेयक की संख्या यानी विधायकों की संख्या कम हो जाएगी, विधायिका की संख्या कम हो जाएगी, तो नियम गड़बड़ा जाएगा। समझना, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के 313 लोग जरूर हैं, लेकिन इस संख्या के 15% लोग ही बनाए जा सकते हैं मिनिस्टर। क्या बनाए जा सकते हैं? मिनिस्टर, मंत्री, तब सभी होते हैं मंत्री। क्या बनाए जा सकते हैं? मंत्री। ध्यान से समझना, बीजेपी में 313 सीटें हैं, लेकिन जितने मंत्री हैं उनकी संख्या अधिकतम 82 हो सकती है, ऐसा संसद का नियम है। याद रखना, जो लोग मंत्री बन गए, जैसे एग्जाम्पल निर्मला सीतारमण मंत्री बन गई, ये कोई बिल लाएंगी, इस बिल को बोलेंगे गवर्नमेंट बिल, इस बिल को क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट बिल। लेकिन अगर बीजेपी का कोई भी सदस्य जो संसद के अंदर बैठा है और वो मंत्री नहीं है, वो कोई भी बिल लाएगा, उसे बोला जाएगा निजी बिल। ये बात बहुत समझने की जरूरत है। कोई भी, मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ, ये चीज एक बार में आपको बाउंसर जाएगी, मैं फिर समझा रहा हूँ, बड़ा अच्छे से समझना फिर से, ताकि एक एक चीज क्लियर हो जाए। सर 543 सीटें हैं, इन 543 सीटों में अधिकतम सीटें बीजेपी की हैं, मान लेते हैं 300 सीटें, ठीक। विपक्ष के पास कितनी सीटें? 243। बच्चे ध्यान से समझना, ये जो विपक्ष है ये भी एमपी है, जो जीत के आए हैं जिनकी सरकार है वो भी एमपी है। एमपी मतलब संसद के सदस्य तो दोनों हैं। अब इसी बीजेपी में से क्योंकि सरकार चलानी है, तो ये कुछ लोगों को मंत्री पद की शपथ दिला देंगे। अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं? 82, ठीक है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 82। बेटा, बीजेपी सरकार के अंदर ही जो मंत्री हैं उन्हें बोला जाएगा सरकारी विधेयक लाने वाला। अगर वो कोई बिल लाते हैं, इसी बीजेपी के अंदर 82 लोगों को छोड़ के जो बाकी लोग हैं, अगर वो कोई विधेयक लाएंगे तो उसे प्राइवेट बिल बोलेंगे। और जो विपक्ष है, इसका कोई भी सदस्य कोई बिल लाएगा, उसे तो प्राइवेट बिल बोला ही जाता है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो निजी बिल है, प्राइवेट बिल है, वो बीजेपी के अंदर के लोग भी ला सकते हैं और विपक्ष भी ला सकता है। लेकिन जो सिर्फ संसद के अंदर मंत्री है, कोई से भी विभाग के मंत्री, अगर वो कोई विधेयक लेके आएंगे तो वो बोला जाएगा गवर्नमेंट बिल। नहीं समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। गैर सरकारी बिल, प्राइवेट बिल की तो एक ही बात है। प्राइवेट बिल का नाम गैर सरकारी या निजी बिल एक ही बात है। बेटा लास्ट टाइम एक बार वंस मोर, मेरा मानना यह है कुछ भी माइंड से स्लिप नहीं होना चाहिए। 50 बार सीखो। मैं फिर से आपके लिए आसान कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब आपके लिए दूसरी बॉक्स की टेक्निक समझा दे रहा हूँ। ये है बेटा लोकसभा में अधिकतम 550 सीटें हो सकती हैं। सर भरी कितनी है? 543। इसमें से मैक्सिमम सीटें सर कौन लेके आई है? बीजेपी के पास अब ले लेते हैं 400 सीटें। और जो सर विपक्ष है, विपक्ष कह लो, वो कितनी सीटों का बना? तो सर 143 सीटों का बचा। अब बीजेपी के अंदर खुद खेल है, बीजेपी के अंदर खुद डिवीजन है। जो बीजेपी के अंदर मंत्री पद की शपथ खा लेगा, जब भी वो कोई विधेयक प्रस्तुत करेगा तो उसको बोला जाएगा गवर्नमेंट बिल। और बीजेपी का ही वही सदस्य जो कोई मंत्री पद की शपथ नहीं खाया हुआ है, उसको भी क्या बोलेंगे? विधेयक प्रस्तुत करने को प्राइवेट। और साथ में विपक्ष का कोई भी बंदा अगर बिल प्रस्तुत करेगा तो वो भी प्राइवेट बोला जाएगा। बात आई समझ? यानी प्राइवेट बिल का ये बिल्कुल मतलब ना निकाले कि बीजेपी में जो बंदा नहीं है या जो सरकार का बंदा नहीं है, उसका बिल गैर सरकारी या प्राइवेट बोला जाएगा। बात आई समझ? अब भी किसी को डाउट है, हाथ खड़ा करो, आई कैन रिपीट अगेन। मुझे बड़ा मजा आता है, 20 बार मेरी प्रैक्टिस होती है। बच्चों वनडे एग्जाम नहीं है, फोकस करना होगा। किसी को डाउट? पीछे प्रशांत, अब बताओ मुझे, बीजेपी के अंदर सुनना, हाँ पूछो। नहीं है समझ? जतिन प्रसाद इस समय कोई मंत्री है? बताओ कौन से मंत्री है? तो फिर उनका बिल कौन सा आएगा? प्राइवेट। बिल्कुल सही पकड़ा। तो बेटा याद रखना, ठीक है। वंस मोर, सर बीजेपी सरकार के अंदर जो मंत्री हैं, जब भी वो कोई बिल पढ़ेंगे संसद के अंदर तो बोला जाएगा गवर्नमेंट बिल। और जो बीजेपी के अंदर मंत्री नहीं है, जब भी वो कोई बिल पढ़ेंगे तो बोला जाएगा प्राइवेट बिल। और अगर विपक्ष का या बचे हुए लोग जो सदस्य हैं संसद के, वो जब भी कोई बिल पढ़ेंगे तो उसे हमेशा कौन सा बोला जाएगा? प्राइवेट। बस इतनी सी बात दिमाग में बिठानी है। आई समझ में या नहीं? अब आई समझ?
थोड़ी बात कृष्णपाल, आप क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, क्लियर है स्मृति ना हो फिर पूछ लेना, मुझे बड़ा मजा आता है 1500 बार पूछो लेकिन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। आप समझो सर अभी आपने बताया कि पहली स्टेप है कि बिल का परिचय करेंगे, बेटा खेल यही तो हो जाता है। बिल प्रस्तुत करने में मैंने तुम्हें ये सरकारी प्राइवेट क्यों बताया, क्योंकि इसमें भी लाभ मिलता है मंत्रियों। क्या लाभ मिलता है तो समझना, सबसे पहले तो बिल डायरेक्टली परिचय नहीं किया जाता, यानी बिल डायरेक्टली सदन में लाया नहीं जाता। मान के चलो ये मंत्री है कृषि कल्याण मंत्री, मंत्री जी को लगा मैं ऐसी कीटनाशक दवाई का बिल लाना चाहता हूँ, एक बार दवाई लगाओ घर के और खेत के दोनों कीड़े मर जाएंगे। सर घर के कैसे मर जाएंगे सर, खेत पे लगाने से, बेटा मेटाफोर है, ठीक है। तो समझो बात को, मंत्री जी ऐसा बिल लाना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि एक बार कीटनाशक दवाई लगाओ घर के कीड़े भी मर जाएंगे खेत के भी मर जाएंगे। लेकिन बेटा मंत्री जी तो मंत्री जी हैं, अगर इतना पढ़ लेते तो मंत्री जी आईएएस बीएस नहीं बन जाते। मंत्री जी को बिल पता ही नहीं है कि कैसे बनता है और क्यों बनता है। तो बेटा मंत्री जी क्या करेंगे, मंत्री जी सबसे पहले बोलेंगे अपने सचिव को, सेक्रेटरी, ये कौन होता है आईएएस, तुमसे मंत्री कहेंगे इधर आओ इधर आओ, तो भैया सरनाम भाग के आएंगे, बोले क्यों कौन सा बैच है, बोले 2025 बैच सर, बोले अच्छा ठीक है तू तो अभिषेक सर से पढ़ के आया सब जानता ही होगा, बोले आओ बैठो, बोले देख ऐसा है एक मंत्री जी के लिए बढ़िया बिल बना, उस बिल में लिखो कि भैया किस किस रेट में हम लोग पेस्टिसाइड मंगाएंगे कीटनाशक और कितनी क्वांटिटी में लगानी है। अब ये पढ़ा लिखे व्यक्ति, इन्होंने कई सारे विधेयक पढ़ रखे हैं अपनी तैयारी के दौरान, तो इन्होंने उस विधेयक का निर्माण कर दिया। ये सचिव जी ने इस अधिनियम के तहत बिल बनाया, ये भी याद रखना। बिल बनाने का फॉर्मेट कहाँ दिया हुआ है, फॉर्मेट प्रारूप इसमें दिया। अब ये बिल बना के मंत्री जी के हाथ में रख देगा, बेचारा पूरी रात जाग के। मंत्री जी क्या करेंगे, सुबह काजू खाएंगे, मिल्क बादाम पिएंगे और वहां जाके पसीना पोंछ के बड़ी टेंशन में कहेंगे लोकसभा के स्पीकर साहब ये लीजिए पूरी रात बड़ी मेहनत करके मैंने अपने कर्मचारियों को स्पेशली गाइड करके ये प्रारूप तैयार किया है, और जाके किसे दे देंगे तो भैया ओम बिरला जी के हाथ में दे देंगे। अब ओम बिरला जी जो कि सही सदन के स्पीकर है वो बिल को देखेंगे, लेकिन उन्हें भी पता है कि मंत्री जी के बस की तो है नहीं, तो वो भी क्या करेंगे, और उनके भी बस की नहीं है तो वो भी क्या करेंगे, हाँ हकीकत बता रहा हूँ बेटा, ओम बिरला जी भी कहेंगे रुक जाओ एक काम करते हैं ना, आपके इस बिल को मैं चेक करा लेता हूं। वो भी 14 दिन में भेजेंगे पार्लियामेंट अफेयर्स समिति के पास, जिसमें फिर से आईएएस बैठे होंगे, वो फिर से विधेयक को चेक करेंगे। स्पीकर साहब भी बड़े गर्व से कहेंगे लाओ मैं चेक कराता हूँ, दो मुझे सब पता है। स्पीकर साहब भी 14 दिन किसके लिए भेजेंगे, जांच के लिए, स्क्रूटनी के लिए। बेटा इस 14 दिन के बाद अगर वो विधेयक, फिर से समझना, अगर वो विधेयक जो मंत्री जी पेश करना चाहते हैं वो उनके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है तो मुबारक हो, उस बिल को पढ़ने का मौका संसद के अंदर मंत्री को पड़ेगा। सर कार्य क्षेत्र का मतलब, क्योंकि मंत्री जी केंद्र के हैं, हो सकता है वो राज्य के विषय पे बिल प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, तो मंत्री जी को रोक दिया जाएगा कि मंत्री जी सटिया गए हो, तुम्हारा तो बेटा है, तुम कैसे बता रहे हो बेटियां सबसे अच्छी, तुम्हारी तो बेटी है ही नहीं। समझो बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ पूरी प्रोसेस, अच्छा ध्यान देना और ध्यान से समझना। सर सबसे पहले बिल का होता है परिचय। इस बिल को परिचय कौन करता है, मंत्री करता है। सर मंत्री ये किससे बनवाता है, सर सचिव से बनवाता है। सचिव से कौन से अधिनियम के तहत बनवाता है, 1951 में। सचिव बनाने के बाद जब बिल ले आता है तो मंत्री जी बिल को किसको सौंप देते हैं, सर वो स्पीकर को सौंप देते हैं। स्पीकर कितने दिन ले लेता है, 14 दिन ले लेता है। 14 दिन के बाद स्पीकर महोदय वापस इनसे कहते हैं कि तुम्हारा बिल ओके है, मैंने जांच लिया, अब मंत्री जी अपना बिल पढ़ेंगे, मंत्री जी अपना बिल पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई समस्या? लेकिन एक गेम यहाँ पर और हो जाता है। सर कैसे? बेटा ये जो मंत्री है, मंत्री जब ये बिल प्रस्तुत कर रहा है जो सचिव से बनवा रहा है, अब ये कौन से मंत्री हैं, सर कृषि मंत्री, तो बेटा इनके बिल को क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट बिल। और मजे की बात सुनो, इन्हें अपना बिल सभा में, संसद में प्रस्तुत करने के लिए मात्र 7 दिन मिलेंगे, यानी बिल जल्दी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई निजी बिल होगा तो उस व्यक्ति को 1 महीने का समय भी लग सकता है अपना बिल सदन में पढ़ने के लिए। मैं फिर से समझा रहा हूँ, मैंने कहा ना काफी टेक्निकल चीजें आएंगी यार, तो बड़ा मजा आएगा। बस फर्क इतना है कि बेटा समझते चलना आज की सारी चीजें। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने क्या बोला। लिख रहे हो, लिखते जरूर चलना, वरना दिमाग से ऐसे गायब होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मेरी बात समझना,
आलू सोना अभी सब दिख जाएगा तुम्हें, रुक जाओ। ठीक है, हाँ क्वेश्चंस हैं भैया, क्वेश्चन के बिना कैसे सीखोगे तुम? लिखते चल रहे हो ना कॉपी में, गड़बड़ी मत करना कोई भी। ये लो जरा इसको देखो, हाँ ये ठीक है, एक बार इस चीज को देख लीजिए। बिल को बनाने की प्रक्रिया, मंत्री जी को बिल बनाना है, मंत्री जी किससे बोलेंगे? सचिव से। और कौन से अधिनियम के तहत बनाएगा? रॉकटॉप। चाहे लोकसभा में प्रस्तुत करो चाहे राज्यसभा में। अगर लोकसभा में लेके जा रहे हो बिल को तो किसको देना पड़ेगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। राज्यसभा में लेके जा रहे हो तो किसे देना पड़ेगा? वहां के पीठासीन अधिकारी को। स्पीकर महोदय कितने दिन ले लेगा? अब यहाँ पर एक चीज और आती है, स्पीकर चाहे तो बिल को खत्म कर सकता है। कैसे? मैंने बताया ना, अगर मंत्री जी अपनी औकात से ज्यादा का काम कर देंगे। मंत्री हो तुम केंद्र के, राज्य के विषय पे कैसे नियम बना रहे हो? तो भाई स्पीकर साहब मना कर देगा कि तुम राज्य के विषय पे नियम नहीं बना सकते, तुम केंद्र के विषय पे बना सकते हो। तो यहाँ पर ये बिल वापस हो जाएगा। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ गए, अगर वो बिल किसी भी मंत्री का है तो बोला जाएगा सरकारी बिल। मंत्री जी को कितने दिन में पढ़ने का मौका मिलेगा? 7 दिन में। और अगर वो प्राइवेट बिल है कि वो जो प्रस्तुत करने वाला मंत्री नहीं है तो कितने दिन का मौका मिलेगा? 3 दिन का। चलो एक बार और बनाते हैं फाइनली, एक बार और ड्रॉ करते हैं। अरुण पेन उठाओ, ड्रॉ करना मेरे साथ, ड्रॉ करो मेरे साथ, वरना मजा नहीं आएगा। पूरी चैन बना दे रहा हूँ, उठाओ पेन उठाओ, यही रटेंगे यही। सर सबसे पहली स्टेज होती है बिल बनाना, ऐसे लिखो बिल बनाना या बिल का परिचय कराना। अब सर यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट खेल होता है कि बिल प्रस्तुत करने का काम होता है या तो सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है या कोई मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन सर डायरेक्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसे प्रस्तुत करने से पहले इन्हें भेजना पड़ेगा स्पीकर के पास। सर अगर लोकसभा है तो स्पीकर, और भैया चेयरमैन के पास भेजेंगे अगर कहाँ है? राज्यसभा। चेयरमैन कितने दिन ले लेता है? सर 14 दिन ले लेता है जांच हेतु। 14 दिन के बाद में बेटा याद रखना, स्पीकर वापस से चेक करने के बाद मंत्री को बुलाता है, कहता है कि तुम मंत्री हो। तो अगर वो मंत्री है सरकार के अंदर तो उसके विधेयक को बोला जाएगा गवर्नमेंट बिल, और अगर वो मंत्री ना होके एक मामूली सा सदस्य है तो बेटा उसके बिल को बोला जाएगा प्राइवेट बिल। याद रखना, स्पीकर अब समय देगा, मंत्री जी से कहेगा तुमको देता हूँ 7 दिन, जाओ सदन में बिल पढ़ लो। लेकिन अगर प्राइवेट व्यक्ति है तो स्पीकर कहेगा तुम्हें देता हूँ 30 दिन। ये पक्षपात क्यों? क्योंकि मंत्री जी का बिल जरूरी है, निजी वाला या गैर सरकारी बिल पढ़ना जरूरी। ये चैन बनाओ, ये चैन ऐसी बननी चाहिए जैसी मैंने बनाया। हाँ ये संतुलन अरे वो सत्य थोड़ी कल मैंने बताया बेटा। इसको लिखो, एक एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, आंसर राइटिंग। हाँ हाँ स्मार्ट वॉच ठीक। वाह बेटा वाह, इधर देखो, इधर लिख लिया। तो बिल बनाने की या बिल प्रस्तुत करने की पहली स्टेज समझ गए, परिचय की। अगर कोई मंत्री है, सर कृषि मंत्री, वित्तीय मंत्री, बहुत सारे विभाग हैं, 52-53 विभाग हैं, इनके मंत्री को बिल पढ़ने का मौका कितने दिन में मिल जा रहा है? 7 दिन में। लेकिन बीजेपी का ही कोई सदस्य है पर वो मंत्री नहीं है, या राहुल गांधी है, तो बेटा उन्हें कितने दिन मिलेंगे? 30 दिन। क्यों? क्योंकि सरकार के बिल पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, जल्दी से करो। लेकिन एक निजी व्यक्ति के बिल को पढ़ना, अरे छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे। ये राहत और ये क्या हुआ बनाया, समझ आ रहा है? अरुण समझ आ गया बेटा? याद रखना ये चीज बहुत जरूरी है। सर बिल तो पढ़ लिया, अब बिल पढ़ने के बाद क्या होगा? आगे चले दूसरे चरण पे। पहला चरण क्लियर हो गया, बढ़े आगे। कोई डाउट इस डायग्राम में? फिर से पूछ लेना, फिर से रिवाइज करा दूंगा। वैसे भी आगामी लेक्चर में जब हम बिल का संशोधन करेंगे तो मैं फिर ये स्टेप करवाऊंगा, तो याद रखना 3-3 बार तो कराऊंगा ही कराऊंगा तुमसे। उसके बाद सर दूसरा चरण आ जाता है, दूसरी स्टेप आ जाती है बेटा, इसे कहते हैं सहमति चरण। कौन सा कहते हैं? अंग्रेजी वालों इसे कहते हैं कंसीडरेशन स्टेज। कंसीडरेशन स्टेज बेटा यहीं पर होती है बहस, चर्चा एवं ब्रैकेट में लिख लो परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन, क्योंकि वोट ही यहीं पर दे दोगे तो तीसरे चरण में जाओगे। देखो
इस वाले में सहमति स्टेज में क्या होता है कि बिल पर क्या क्या होती है, बहस होती है, चर्चा होती है एवं बिल में परिवर्तन भी सुझाए जाते हैं कि मंत्री जी कीटनाशक बिल तो बढ़िया है, लेकिन एक काम करो इसके साथ में खाद भी जोड़ लो। तो मंत्री जी को लगा यार बात तो बढ़िया, कीटनाशक डलवाऊंगा फिर खाद डलवाऊंगा, कीड़े भी मर जाएंगे, फसल भी बढ़िया हो जाएगी। तो बेटा मंत्री जी को सुझाए जाते हैं यहाँ पर परिवर्तन। क्या सुझाए जाते हैं, बोलो गुड, क्या सुझाए जाते हैं स्मृति? वेरी गुड। अंग्रेजी वालों क्या सुझाए जाते हैं? सीबीएसई। चल बोलो ब्रिटिशर्स, बोलो अमेंडमेंट, है ना, या फिर चेंजेस। सही है। एक बड़ा अच्छी कहावत चलती थी, यू कांट चेंज द गन, चेंज द गन। पता है किसी को? हाँ गुड। आजकल बहुत लोग पिज्जा बर्गर खा खा के खाते सीख रहे हैं। हाँ बेटा समझ आया, समझ आया। पहली प्रक्रिया, मंत्री जी ने बिल बनवा लिया सचिव से, उसके बाद पढ़ने के लिए स्पीकर से 14 दिन चेक कराया। बिल्कुल गांव की भाषा सीखा करो, क्योंकि गांव का कोई व्यक्ति बैठ गया ना चाचा, वो पूछेंगे यही चीज, लेकिन तुमसे कहेंगे क्यों बताओ बिल सरकारी की गैर सरकारी, तब तुम कहोगे यार क्या पूछ रहे हो, और जबकि वो प्रोसीजर पूछ रहे होंगे, लेकिन भाषा का फर्क होगा, वो भी सब जानते होंगे। तो भैया याद रखना, परिचय वाली स्टेज के अंदर बिल बनाया किसने? मंत्री जी के साथ सचिव ने। बनाने के बाद अध्यक्ष के पास गया, 14 दिन में चेक हुआ, चेक होने के बाद वापस आया। अगर प्रस्तुत करने वाला मंत्री है वर्तमान सरकार में तो 7 दिन मिलेंगे, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। और अगर वो मंत्री नहीं है, चाहे बीजेपी का सदस्य हो, जो पार्टी इस समय सत्ता में है, चाहे विपक्ष हो, कितने दिन मिलेंगे? 30 दिन। अभी तो और दुख है, प्राइवेट बिल के अंदर एक और समस्या है, वो सिर्फ शुक्रवार के शुक्रवार ही पढ़ा जाता है, आधा घंटा ही मिलता है। इस वजह से आज तक भारत में 49 बार या 47 बार प्राइवेट बिल लाए गए, लेकिन पास मुश्किल से 2 ही बार हुए। ये भी दुख है, प्राइवेट आदमी की कहीं वैल्यू नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, उड्डयन वाला उसको से वो हो जाए। अच्छा एग्जांपल दिया। तो बेटा ये याद रखना। अब आओ कंसीडरेशन स्टेज भी देख लेते हैं, लो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेज हो गई, बता दिया तुम्हें, कंसीडरेशन स्टेज पे आ जाओ, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर जरा एक बात समझना और मुझे बताना, और तुम हंसोगे बहुत तेज। हाँ पहले ही 543 सीटों में से मान के चलो 300 प्लस सीटें बीजेपी की हैं, और सर बिल की द्वितीय स्टेज क्या है? सहमति। तुम्हें ये मजाक नहीं लग रहा? मजाक। अगर तुम थोड़े अपने खुले विचार से सोचो तो तुम्हें कौशल ये मजाक नहीं लग रहा कि बीजेपी अपने के अगर किसी मंत्री ने बिल पेश किया है तो क्या वो बिल कभी फेल होगा? एंटी पेपर लीक बिल, कोई भी बिल लेके आओ, फेल होगा? नहीं फेल होगा सर, क्योंकि बीजेपी के पास 300 सीटें हैं। तो मेरा सवाल ये है, फिर हम ये वाली जो सहमति की स्टेज है ये कर ही क्यों रहे हैं? मुझे ये बताओ। ये सवाल इंटरव्यू का है कि अगर आपको पता है कि दूसरी जो बिल की स्टेज है, पहली वाली हम सीख चुके, दूसरी वाली सहमति बोली जाती है। वर्तमान 543 सीटों में से सरकार के पास 400 सीटें मांगी, कुछ बचा ही नहीं, सब सरकार की है, यही बिल लेके आए हैं। तो क्या इनका बिल फेल होगा? सर कभी नहीं फेल होगा। तो फिर बिल की सहमति का मजाक हो ही क्यों रहा है? तो बेटा इसका उत्तर देना, क्योंकि सर ये संसदीय, लिखो, परंपरा है, परंपरा है, परंपरा है। इस परंपरा को करना ही करना। बस यही संसदीय परंपरा है। बिल्कुल कृष्णपाल ने सही कहा, वरना विपक्ष लेके बैठे ही क्यों? बिल्कुल मना कर दो कि चले जाओ। और इसके पीछे एक और नियम दिख रहा है कि मंत्री कौन है? एग्जीक्यूटिव, और बाकी सारे जो सदस्य बैठे हैं वो कौन है? लेजिस्लेटिव। और मंत्रा क्या कहता है? कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? विधायिका के प्रति। हर एक चीज में संसद का नियम आएगा बेटा, इसलिए इसको याद करने के लिए स्लाइड में मैंने एक फोटो डाला है, कभी मत भूलना, ये पढ़ो, ठीक है। तुम्हें जान के ताज्जुब होगा, अगर संसद चाहे तो जो अभी पेपर आया था, अभी जो उन्होंने बिल बनाया था, जो नियम बन गया एंटी पेपर लीक बिल, यानी भैया एग्जाम में नकल रोकने का विधेयक, अब तो अधिनियम बन गया। वो क्या सरकार अधिनियम बनाने से पूर्व जनता के समक्ष रख सकती है? मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई प्रावधान है संसद में कि संसद की बहस तो चल रही है, क्या बिल जनता के पास रख सकती है? सहमति के लिए क्या जनता के पास बिल को चर्चा कर सकती है, डिस्कस कर सकती है? यानी संसद के अंदर तुम तो देखते हो कि बहस होती है, वो बहस के लिए यहाँ लेके पर्चा आ जाए और बांटने के लिए भैया इस पर राय दो, क्या संसद ऐसा कर सकती है? सर कर सकती है। वेरी गुड कृष्णपाल ने, वेरी गुड कृष्णपाल। इसलिए कृष्णपाल के आंसर्स फाइन होते हैं क्योंकि कृष्णपाल का कोरिलेशन करने का तरीका अच्छा है।
बेटा ऐसा होता है, सरकारी लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट पे जाओ, एक लेटर पड़ा होगा। ये अभी जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसमें कम से कम 5000 टीचरों से ओपिनियन मांगा गया कि पत्र लिख के बताओ कि न्यायपालिका में क्या बदलाव चाहिए। अगर सरकार कोई बिल बनाती है तो अपनी वेबसाइट पे पब्लिक के लिए ओपिनियन पोल डालती है। तो याद रखना, बिल एक तो प्रस्तुत करने की स्टेज थी, दूसरे स्टेज के अंदर संसद के सदस्य तो उस पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर संसद चाहे तो उस मुद्दे को जनता के बीच छोड़ सकती है। बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ। और जैसे कृष्णपाल ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पे भी ऐसा किया गया था। ठीक, उसके बाद मुबारक, बिल तो पास होना ही होना है, बिल तो कोई रोक ही नहीं सकता। बीजेपी कोई बिल लाए और रुक जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, परंपरा की बात करें आपने, तो लास्ट हम देख रहे हैं जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें 157 बिल ऐसे पास हुए हैं जिसपर चर्चा ही नहीं। तो भैया उनके पास अधिकार है कि चर्चा ना हो इस बिल पे। सर कैसे, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ बेटा, याद रखना, चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि याद समझना, अब पॉइंट आ रहा है तुम्हारा कल का पड़ा हुआ। जो बच्चे कल के एक्टिव थे, सोना मत। पहली स्टेज में परिचय था, अभी हम दूसरी वाली स्टेज पढ़ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, सहमति। मैंने इसमें दो चीजें बताई कि या तो सदन के अंदर डिस्कस हो सकता है, चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 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 यहीं पर एक प्रस्ताव और भी लाया जा सकता है। अब तुम हंसोगे, उसका नाम है समापन प्रस्ताव। कि नहीं करेंगे बहस, नहीं करेंगे चर्चा, लेके आओ कंगारू प्रस्ताव, कंपार्टमेंट प्रस्ताव, सरल समापन बुलेटिन। ऐसा क्यों ला सकते हैं? क्योंकि खुद बैठे हुए जितने भी लोग हैं, पता है एक बार एक बिल प्रस्तुत होते समय शशि थरूर खुद उठ के बोल गए थे कि आप ये क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, सदन का बहस चर्चा करा रहे हो, सीधे बिल पे वोटिंग करा लो। हमें तो पता ही है कि आप इतनी सीटें लेके बैठे हो, आप निकाल ही लोगे। तो बेटा जो अरुण का पॉइंट है कि 157 ऐसे बिल आए जिसमें कोई चर्चा नहीं हुई, वो अधिकार है कि सरकार ला सकती है कोई भी प्रस्ताव जो हमने कल पढ़े थे। किस कैटेगरी के? समापन, कंपार्टमेंट, कंगारू, बुलेटिन। अब आया समझ में कि ये प्रस्ताव का महत्व क्या है। टॉपिक छोटा है, लेकिन टॉपिक के अंदर जाओगे तो टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है। पार्लियामेंट पढ़ने का मतलब चेस का गेम खेलना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। अगर पार्लियामेंट समझ गए तो पूरी लक्ष्मीकांत समझ जाओगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं बेटा, 100 रुपए खर्च होते हैं। अगला फार्मूला समझ गए। अब आगे एक और चीज, अब एक चीज और समझना ध्यान से। सर सहमति के अंदर आपने पहली चीज बता दी, चर्चा, बहस, साथ ही परिवर्तन। समझना, फिर आपने बता दिया कि अगर वर्तमान सरकार चाहे तो प्रस्ताव ला सकती है कि जल्दी जल्दी वोटिंग कराओ, चर्चा नहीं करेंगे। एक और चीज होती है बड़ा मजेदार बेटा, ये वाली जो चीज होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सहमति के लिए भेज सकते हैं समिति के पास, समिति के पास। इसे अंडरलाइन करो सर, समिति के पास मतलब ध्यान से सुनना। मैंने बिल पढ़ना शुरू करा, प्रत्येक गरीब घर के बच्चे को सरकारी नौकरी अधिनियम। सर बीजेपी ऐसा बिल ला ही नहीं सकती कभी। सर क्यों धोखा दे रहे हो हमारे साथ? मान लो थोड़ी देर के लिए चुनाव आ गए, बीजेपी को लगा हर घर एक बच्चा सरकारी नौकरी अधिनियम। लेकिन विपक्ष का क्या काम होता है कि उसे वर्तमान सरकार के हर विधेयक को चैलेंज करना। अब थोड़ी देर के लिए सनी को समझ लो राहुल गांधी, थोड़ी देर के लिए सनी को समझ लो राहुल गांधी। मैं तुम्हें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि समिति क्यों बनती है, मजा आ जाएगा तुम्हें। गोल्डन पॉइंट, राहुल गांधी। जैसे ही मैं बीजेपी के अंदर से निर्मला सीतारमण, मैंने बिल पढ़ा। निर्मला सीतारमण कौन? बीजेपी की मंत्री वर्तमान सरकार की। मैंने बिल पढ़ा कि अब की बजट में हर घर में एक सरकारी नौकरी। अब राहुल गांधी वहां बैठ के बड़ा खुश हुए और मुस्कुराए। मेरे मन में ये बात पता चल गई कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे बिल को समर्थन करने के लिए राहुल गांधी एग्री कर रहे हैं। समझना, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा विरोधी तुम्हारे किसी प्रस्ताव पर सहमति दे रहा है तो तुम तो समझोगे मेरा बिल तो पास हो जाए। तो ऐसे में जो बिल प्रस्तुत करता है वो सहमति के लिए एक चालाकी और कर सकता है, वो कर सकता है समिति की मांग। सर समिति की मांग क्या होगी? इसका मतलब मंत्री जी कहना चाह रहे हैं कि मेरे इस बिल को आप समिति के पास भेज दो। इस समिति में 25 से 30 सदस्य होते हैं, जो जिसमें राहुल गांधी भी होंगे, सीपीआई भी होंगे, केजरीवाल भी होंगे, और वो गोपनीय तरीके से बीजेपी के किसी बिल पर सहमति जता सकते हैं।
ये बड़ा गोल्डन ट्विस्ट है। आपस में लड़ेंगे, सामने लड़ेंगे, लेकिन अगर कोई विधेयक पे विपक्ष की भी हाँ चाहिए तो समिति बना के भेज देते हैं। कई बार विपक्ष भी उस बिल से सहमत होता है, इसलिए समिति बनाई जाती है। समझे बात या नहीं? रिपीट कर। हाँ रेफरेंडम का है, लेकिन यहाँ पर समिति की स्टेज पे ला सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, फिर डेमोक्रेसी। चलो बेटा फिर से समझना, समिति जो बनती है, समिति कभी कभार मुझे विपक्ष के सदस्य की राय भी जाननी है कि विपक्ष सहमत है। जब मैं बिल पढ़ रहा हूं तो विपक्ष के राहुल गांधी वैसे हमेशा मेरे अगेंस्ट रहेंगे राफेल डील हर डील पे, लेकिन उनके मन में भी कहीं ना कहीं बेरोजगार को लेकर के अच्छे सोच है, वो भी चाह रहे हैं बिल पास हो जाए, लेकिन वो बंदा मजबूर है क्योंकि वो कांग्रेस में बैठे हुए हैं। अगर वो वहीं पर हाँ हाँ कर देंगे तो कांग्रेस कहेगा ले फिर तो विपक्ष बचा ही नहीं, ये तो उस बिल को कुछ काउंटर ही नहीं कर रहा है। तो मैं मांग करूंगा कि भैया अध्यक्ष महोदय एक समिति का गठन कर दो जिसमें विपक्ष भी होता है समिति में और पक्ष भी होता है, बीजेपी भी होगी, आम आदमी पार्टी भी होगी, कांग्रेस होगी, सब होगी। उसके पास एक बिल भेज दिया जाएगा। इस बिल में भी वो 3 काम कर सकते हैं, या तो हाँ, या तो ना, या फिर परिवर्तन दे सकते हैं। परंतु इस बिल का कोई भी परिवर्तन जो मंत्री है उसके ऊपर बाध्यकारी नहीं होता कि अगर ये समिति लिख के भेजते कि भैया ये परिवर्तन कर लो तो हम परिवर्तन नहीं करेंगे। ये स्टेज समझना बहुत जरूरी है। समिति इसलिए बनाई जाती है ताकि विपक्ष के नेता भी बने रहे, सामने से सरकार की अवहेलना भी करें, परंतु पीठ पीछे किसी अच्छे बिल पर अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर सके। बात आई कृष्णपाल समझ में? अब भी डाउट हो तो बताओ। बिल की स्टेजेस ऐसी ही है। बिल इज बिल। क्या हुआ बेटा, नींद आ रही है? दिमाग लगाओ, सोचो तुम्हारे सामने आईएएस बनने का एक ही मौका है तो तुम कितनी शिद्दत से पढ़ोगे, वैसी पढ़ो। ठीक है, चलो भैया अब सुनो ध्यान से। सहमति की सारी स्टेज हो गई, मुबारक हो, तुम तीसरे पड़ाव पे आ गए। अब तीसरे पड़ाव को बोलते हैं औपचारिकता की स्टेज, फॉर्मेलिटी। मुबारक हो, या तो यहाँ पर बिल हो जाएगा पास या फिर तो वोटिंग में बिल हो जाएगा फेल। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, बीजेपी हमारे साथ है, हम तो कभी विफल होंगे नहीं। अब यहीं पर आता है एक ट्विस्ट, और बेटा वो ट्विस्ट आता है, आज तक तुमने सुने होंगे स्पीकिंग बोर्ड, बोलने वाले बोर्ड, हाँ ना। क्या कभी तुमने लाइट बोर्ड सुने? लाइट बोर्ड, लाइट बत्ती वाले, बिजली के बिल वाले बोर्ड। कई बार क्या होता है, स्पीकर महोदय के सामने बिल पर हाँ या ना बोलते समय मछली बाजार बन जाता है। आधे लोग कहते हैं हाँ, उधर से आ जाती मैं, इधर से आती हाँ मैं, तो स्पीकर कहता है क्या चल रहा है, इससे अच्छा तो ईद बना लूं, इतने बकरे यहीं बैठे। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्पीकर को आवाज सुनाई नहीं देती कि कौन हाँ कह रहा है, कितने लोग ना कह रहे हैं। और संसद में बहुत ज्यादा अत्यधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं जो हाँ पे भी वोट उठा लेते हैं, ना पे भी उठा लेते हैं। ऐसा वो जान पूछ के करते हैं। तब बेटा एक बड़ा अच्छी चीज आती है निकल के, ध्यान रखना, उसे कहते हैं मत विभाजन। क्या बोलते हैं? मत विभाजन। बेटा जो मंत्री बिल प्रस्तुत कर रहा है वो अध्यक्ष महोदय से बोलेगा खड़ा होके कि ना तो हाँ पता चल रही है, ना तो ना पता चल रही, पता ही नहीं चल रहा है कि तू हाँ कर या ना कर, तू है किसकी किरण। तो भैया स्पीकर महोदय कहेंगे अब मुझे चाहिए मत विभाजन। अब सुनो ध्यान से, ये मत विभाजन जैसे ही स्पीकर के सामने बोला जाएगा, आपकी जो कुर्सी होगी जिसपे आप बैठे होगे उस कुर्सी पे लगी होती है लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती। सर ये बत्ती भी होती है? हाँ, संसदों की कुर्सी पर 3 बटन इंस्टॉल होते हैं। अब कहेगा स्पीकर कि चलो मुंह से मत बोलो, गूंगे हो जाओ, सब गूंगे हो जाएंगे। कहेगा बटन दबाओ, जिसको वोट हाँ में देना है हरी बत्ती, ना में देना है लाल बत्ती, जो फालतू बैठा है वोट देगा ही नहीं, पीला बटन दबाओ। तो बेटा इस तरीके के वोट भी होते हैं संसद के अंदर। लेकिन तुम्हें नहीं पता, जिसके पास सरकार होती है वो कीर्तिमान रच देता है। दिखाता हूं तुम्हें, पहले बताओ इतनी चीज समझ में आई? ये पढ़ो, ये विदेश से हथियार खरीदने के लिए बिल प्रस्तुत करा। किसने बिल प्रस्तुत करा? विदेश मंत्री ने। बिल पर चरण पहला, चरण दूसरा, चरण तीसरा। अब हुआ ये कि वोट जो है वो क्लियर नहीं हो रहे थे, तो विपक्ष ने मांग करी हमें वोट सुनाई नहीं दे रहे, हमें नहीं पता, एक काम करो बत्ती वाले वोट डलवाओ, बत्ती वाले। तो बेटा वर्तमान सरकार ने मना कर दिया। पढ़ो, वर्तमान सरकार ने मना कर दिया, बोले विपक्ष के कहने पे हम भी बढ़वा रहे हैं। समझे? ये टाइटल पढ़ो, टाइटल इंग्लिश न्यूज़पेपर। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ पूरी प्रोसेस, ठीक है? फिर से समझना। मुझे पता दिमाग के ऊपर से जाएगा क्योंकि टीचर थोड़ी ना है, टीचर किसान है। फसल बर्बाद होने के बाद फिर बोएगा। सर हम खुद से नहीं पढ़ेंगे, पहले चाहे ग्रुप पे टॉपिक पढ़ जाए, तुम ही पढ़ाओगे, पैसा काय का ले रहे हो?
ठीक है बेटा, ये चीजें घर से रिकॉल कर लेना। मैं तो बड़ा आसान, कौन टिक 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 कर रहा है, किसकी उंगलियों में क्या हो गया, किस पे कुत्ता दोस्त चल रहा है। ये टिक टिक पिट पिट मत करो, क्लास में इरिटेशन होता है। इससे ये पता चल रहा है कि यू आर डाइवर्टेड। चलो देखो इधर, फिर से समझो मैं बात कह रहा हूँ, दिमाग तुम्हें लगाना है। वीडियो कोई भी चेक कर ले, लखनऊ से आके ये दिखाएगा इस लड़के ने कोई स्टेप मिस करी है। मैं लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ा रहा हूँ डिट्टो, लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, सोना तुम्हारे सामने पड़ा, बाद में मत कहना रेट कम थे दादाजी ने खरीदा नहीं। फिर से समझना, मैं बात कर रहा हूँ संसद के अंदर विधेयक प्रस्तुत करने की। बेटा बुद्धि लगाना, आखिरी चीज, विधेयक प्रस्तुत करने के 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सर पहले स्टेप को बोलते हैं परिचय, दूसरे को बोलते हैं सहमति, और तीसरे को आप कह सकते हो औपचारिकता वाली स्टेज, वेरी गुड, फॉर्मेलिटी कह सकते हो, या लास्ट में कह सकते हो वोटिंग स्टेज। ठीक है बेटा, ये 3 स्टेज अलग अलग तरीके से होती हैं। मेरी बात समझना, सबसे पहले परिचय की स्टेज आती है। सदन के अंदर बिल प्रस्तुत करने का अधिकार होता है सदस्यों को। अब बेटा याद रखना, सदस्यों का मतलब कितने सदस्य हैं, 543। कुछ सदस्य इसमें मंत्री बन गए हैं। जो मंत्री बन के बैठे हैं उनके बिल को बोला जाएगा सरकारी, और जो सिर्फ सदस्य बन के बैठे हैं उनके बिल को बोला जाएगा गैर सरकारी, या कह सकते हो निजी। ये बात आई समझ में? जो सरकारी विधेयक है उसे प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन मिलते हैं मंत्री को, 7 दिन, गैर सरकारी को 30 दिन। जब मंत्री जी बिल का परिचय कराएंगे तो ये किससे बनवाएंगे, सर अपने सचिव से। सचिव से बना के किसको दे देंगे, सर ये अध्यक्ष को दे देंगे। अध्यक्ष कितने दिन में जांच करेगा, 14 दिन में जांच करने के बाद वो वापस किसे भेजेगा, मंत्री जी को। मंत्री जी हैं तो कितने दिन में पढ़ेंगे, 7 दिन में। मंत्री नहीं है तो कितने दिन में पढ़ देंगे, 21 दिन में। बेटा ये हो गई परिचय की स्टेज। क्या यहाँ पर स्पीकर महोदय चाहे तो यहीं पर इस स्टेप को खत्म कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जब अधिकार क्षेत्र से अलग, तुम हो कृषि मंत्री, तुम कैसे बिल प्रस्तुत कर रहे हो, मिसाइलों का, हम मिसाइलें खरीदना चाहते हैं, तो तुम तो बेवकूफ भाई, तुम्हारा काम कृषि योजना लाने का है, तुम कह रहे हो नहीं नहीं मैं 21 उतारो, मैं 21 उतारो, तो भैया स्पीकर कहेगा ऐसा है इसे उतारो कुर्सी पे से पहले, पता नहीं कहाँ चढ़ के आ गया। ठीक, ये याद रखना। स्टेज पर क्लियर हुई? अब सुनो अगली स्टेज सहमति की है। तो बेटा सहमति की स्टेज के अंदर भी बिंदु आ जाएंगे 3। सर 3 बिंदु कैसे आ जाएंगे? पहली बात तो ये है, सहमति के लिए क्या कर देंगे, चर्चा कर देंगे, बहस कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे। हो सकता है इन तीनों से काम ना चले तो पब्लिक ओपिनियन ले लेंगे, लोगों से ले लेंगे। तीसरे नंबर पे क्या बना देंगे, समिति बना देंगे। समिति क्यों बना देंगे, ताकि हमारे विपक्ष में जो मंत्री बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं वो मंत्री भी हो सकता है हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं कर रहे, तो समिति बना के कमरे में जाके गोपनीय रूप से वोट दे आएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा विपक्ष भी हमारे साथ है। ठीक, उसके बाद में बेटा तीसरी स्टेज कौन सी आ जाती है, औपचारिकता आ जाती है, जिसमें वोटिंग हो जाती है। अगर वोटिंग फेवर में रही तो बढ़िया, नहीं फेवर में रही तो बिल खत्म। सर वोटिंग भी 2 चरण से हो सकती है, एक आवाज वाले वोट होते हैं, एक लाइट वाले वोट होते हैं। आवाज वाले वोट में अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो लाइट वोट करा दो। बस इतनी प्रोसेस होती है संसद में विधेयक प्रस्तुत करने की और बिल को अधिनियम में बनाने की। ये सबसे आसान तरीके से मैंने बताया। फिर से ना समझ आए फिर से पूरी देर सुना, कोई टेंशन नहीं, मैं तो जितना रिपीट करूंगा और पूरी किताब लिखने में मदद मिलेगी। गांधी समझ आया, समझ आया, समझ आया? हाँ भाई तेज समझ आएगा। सर नाम एकदम बेटा आपको क्या नाम, सोमो? अच्छा आपका हाँ भैया समझ गई, कतई समझ गई, दिमाग से क्लियर हो गया? हाँ कर नहीं, बस हो गया। समझ आया बेटा? इधर पीछे हाँ क्वेश्चन पूछ लो। अच्छा तुम बताओ हमें क्या करना है? सर क्वेश्चन पूछ लो। सर वो इस समय बारात घर क्रिएट कर, मैं ब्याह कर ले। इधर देखो ये हो गया, इसमें कोई डाउट? ये लिख लिया बेटा। याद रखना इसमें भी तुमने देखा समिति का वैल्यू, तो मैंने तुम्हें समिति का नाम इसलिए इसमें दिखाया क्योंकि अब हम आगे जाने वाले हैं। समिति देखो फॉर्मेलिटी स्टेज हो गई, बटन दब गए, बात खत्म हो गई, ये भी छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं। अब जरा ये बताओ, ये लो ये सवाल जो है इसको बस लगाओ, फिर मजा आएगा। इस सवाल का उत्तर देखिए कौन दे पाएगा, ये मैंने अभी बताया ही नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाने के संबंध में निम्नलिखित कौन सी अभिव्यक्ति उपयुक्त है? राष्ट्रपति का मन होता है, उसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उसका विवेक होता है, उसकी सहमति। क्या होगा? अब मैं ऐसे नहीं मजा आएगा, मैं समझाऊंगा, पैसे मैं लेती हूँ। अब समझना ध्यान से,
तुमने बिल पढ़ लिया, दिक्कत ये हो गई लोकसभा में बिल हो गया पारित, राज्यसभा में बिल रोक के रखे पड़े हैं बिना किसी बात के, रोके पड़े हैं बेटा। इस स्थिति को कहते हैं डेडलॉक। जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है, और बिल कौन सा होना चाहिए, साधारण। बिल कितने प्रकार के बताए सर ने, 4 प्रकार के, लेकिन होना कौन सा चाहिए, सिर्फ साधारण। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने मन से चाहे तो संयुक्त बैठक करा सकता है, एक ही समय पर लोकसभा राज्यसभा दोनों को बैठाल के हो जाएगा डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग। बात आई समझ में? ये सिर्फ साधारण बिल के केस में। सर संविधान संशोधन बिल के केस में नहीं, वित्तीय बिल के केस में नहीं, धन विधेयक में नहीं। कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक के केस में संयुक्त बैठक। हाँ, डेडलॉक हो जाता है तो मजबूरी है बुलाना। याद रखना इस समय पर राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन सदन के अंदर खड़े होकर अध्यक्षता कौन करेगा, जिसपे ज्यादा पावर है। ज्यादा पावर होती है लोकसभा के स्पीकर। हाँ, नहीं, निर्देश नहीं आएगा, ये राष्ट्रपति की मंशा पे है, ये राष्ट्रपति को अधिकार मिला है पूर्ण रूप से। ठीक है, ये लो इसका उत्तर होगा। इसका उत्तर क्या है, ए। ठीक है। हाँ, कम से कम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो भैया, संस्कृत क्या आ गया क्लास में? हाँ, ये हो गया। हाँ, पूछो भैया, जल्दी पूछो। है, अगर आपको धन विधेयक और वित्तीय विधेयक का डिफरेंस है तो मैं बता दे रहा हूँ, 5 मिनट में तुम्हें मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। वैसे तो मुझे इसे बजट में पढ़ाना था, लेकिन अब कृष्णपाल ने ज्वाला प्रज्वलित करी है तो मुझे मजा तो आएगा, और ये जरूरी है। समझो, कृष्णपाल का सवाल है, सर व्हाट डू यू मीन बाय धन विधेयक? बेटा, जिसे प्यार से कहते हैं मनी बिल। समझना, ध्यान से समझना। और दूसरा बिल होता है सर वित्तीय विधेयक, फाइनेंस बिल, वित्तीय विधेयक। समझना बेटा, ये दोनों बिल एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा बनता है एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल बट एवरी फाइनेंस बिल, यानी हर धन विधेयक वित्तीय विधेयक है, परंतु हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं है। ये प्रश्न जरूर पढ़ा होगा जिस बच्चे ने किताब लगाई। समझो, अगर सरकार को आप टैक्स देते हो, सनी के पापा टैक्स देते हैं, तेज के पापा टैक्स देते हैं, कृष्णपाल, हीरा कली तो और ज्यादा टैक्स दे रही है। हाँ, ऐसे करके बेटा, सो नहीं, देखो मैं भी सरकार को टैक्स देता हूं, हम सब टैक्स देते हैं, तो सरकार के पास में एक मटका होता है। बेटा, ये हड़प्पन सभ्यता का मृत भांड नहीं है, तो ज्यादा ध्यान मत देना, सन ने पढ़ाया होगा पोएट्री, लेकिन बेटा इसे प्यार से बोलते हैं भारत में संचित निधि। संचित निधि का मतलब होता है जो भी धन सरकार के पास राजस्व के माध्यम से आता है वो इसमें जाता है। जो भी पैसा इसमें इकट्ठा होता है उसको सरकार जब काम में लेती है तो बनाती है धन विधेयक। जब भी सरकार जनता के टैक्स का प्रयोग करके पैसा निकाल के देश के विकास में लगाती है, कुछ भी करती है, अपना काम चलाती है, तो उसके लिए सरकार इस्तेमाल करती है संचित निधि, जो कि अनुच्छेद 266 में वर्णित है। अब समझना कमाल की बात, मनी बिल हर वो बिल है, समझना, मनी बिल हर वो बिल है जिसमें कर का उन्मूलन, छूट, परिवर्तन, ठीक है, या फिर संचित निधि लागू करी जाती है। मेरी बात समझना, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। मैं कहना चाह रहा हूं रेमिशन, इंग्लिश वालों, एबोल्यूशन, ठीक है, या फिर अमेंडमेंट, या फिर एनफोर्समेंट। कहां से लागू होगा? संचित निधि से। सीधा मतलब धन विधेयक का है कि जब भी इस गुल्लक से पैसा आया, पैसा डाला, ये गुल्लक साथ में इन्वॉल्व हुई, वो तो कहलाएगा धन विधेयक। बात आई समझ में? फिर सर फाइनेंस बिल क्या है? पहले ये चीज रट गई, इतनी रट गई, अब लोग और मजा लो। अभी तुम खुद ही फाइनेंस बिल सुन के पूछ जाओगे, अच्छा सर वित्तीय विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। ये समझ लो, पहली बात तो इसमें संचित निधि इन्वॉल्व नहीं होती, पहला अंतर, समझ गए? दूसरा अंतर सुनो, पहले टाइप 1 सीख लेते हैं। एक दिन कृष्णपाल बने खिलाड़ी मंत्री, स्पोर्ट मिनिस्टर। कृष्णपाल खिलाड़ी बनने के बाद बोले, सर एक नई योजना लाया हूं,
इधर से फुटबॉल डालेंगे, उधर से खिलाड़ी निकालेंगे। समझ गए? समझ पा रहे हो अच्छे से? सर इधर से बल्ला डालेंगे, उधर से खिलाड़ी निकालेंगे। सर हमें ऐसा बिल लेके आए, मंत्री है, ला सकते हैं। तो कृष्णपाल ने सदन के अंदर खड़े होकर डिमांड करी 1000 करोड़ रुपया मुझे दे दो, क्योंकि मैं खेल मंत्रालय का मंत्री हूं। इधर से पॉलिसी डालूंगा, उधर से खिलाड़ी निकालूंगा, इधर से पैसा लगाऊंगा, उधर से खिलाड़ी बनाऊंगा। तभी अचानक से खड़े हुए रेल मंत्री यानी हमारे यातायात मंत्री, बोले मेरे को 2000 करोड़ रुपया दे दो, मैं इधर से पैसा डालूंगा, टोल लगाऊंगा, उधर से पैसा निकालूंगा। तो बेटा वित्तीय बिल श्रेणी 1 वो बिल होते हैं, ध्यान से समझना, जिसमें 3 चीजें होती हैं, खर्चा, ध्यान से समझना, खर्चा, नीति और पैसा वापस आना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। समझ गए? अभी भी मामला पूरा नहीं हुआ, अब और मजा आएगा। 3 चीजें याद हो गई, पुराना याद हो गया, ये याद हो गया, खर्चा, नीति। नीति कैसे? मंत्री जी कौन सा विधेयक ला रहे थे? इधर से फुटबॉल डालो, उधर से निकालो खिलाड़ी, इधर से रोड बनाओ, उधर से निकालो भैया टोल टैक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना, ये बात सुनने के बाद फाइनेंशियल बिल टाइप 2 के अंदर सन्नी आ गए। सनी क्या बोले? सर मैं भी मंत्री हूँ, मंत्री मेरे को भी पैसा चाहिए, पैसा। मैंने कहा बेटा कितना चाहिए? बोले 1000 करोड़ चाहिए मेरे को भी। मैंने कहा क्यों? बोले सर मैं मंत्री हूँ, मुझे पैसा दो, मैं 1000 करोड़ रुपया लेके बैंकॉक जा रहा हूँ, बैंकॉक। मैंने कहा क्यों? देश को क्या मिलेगा? बोले सर देश का नहीं पता, बैंकॉक जा रहा हूँ सर, मेरी अपनी आत्म इच्छा है, मुझे जाना है, मुझे घूमने जाना है। ध्यान से समझना, सनी ने जो पैसा मांगा उसमें खर्चा तो था, और सनी ने कहा कि मैं सारे मंत्रियों को ले जाना चाहता हूं जिससे उन्हें मेंटल स्ट्रेस से निजात मिल जाएगी। इसमें पॉलिसी भी थी, लेकिन बेटा इसमें कुछ वापस आ रहा है क्या? वापस आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। ध्यान से समझना, सनी ने कहा मैं जितने मंत्री हैं सबको 21 जून को योगा एक पॉलिसी लाना चाहता हूं जिसमें कंपलसरी हर मंत्री 5 मिनट योगा करे। क्या इसमें देश को कुछ बदले मिल रहा है? वापस नहीं मिल रहा है। समझना। अब तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग चीज आती है, तीनों को क्रम से लगाते हैं, मनी बिल, फाइनेंस बिल टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 2। सर फाइनेंस बिल टाइप 1 की श्रेणी में मुझे दिख रहा है कि सरकार खर्चा भी करेगी, नीति भी होगी, परंतु धन वापस भी आएगा। सर इसका मतलब है टोल टैक्स। लेकिन सनी ने जो बताया उसमें खर्चा तो होगा, नीति भी होगी, पर कुछ वापस नहीं आएगा। टाइप बिल 2 का मतलब जो तुम्हारी तनख्वाह, पेंशन, स्कॉलरशिप, क्या सरकार को कुछ वापस मिलता है? जब सरकार धन खर्च करती है स्कॉलरशिप पर, तनख्वाहों पर, बुजुर्गों की पेंशन पर, विकलांगों की पेंशन पर, तो वो बनता है वित्तीय बिल श्रेणी 2। लेकिन जब सरकार खर्चा करती है और कैपिटल असेट जमा करती है, जब सरकार अस्पताल बनाती है, स्कूल बनाती है जिससे उसको कुछ वापस आए, रोड बनाती है, तो वो आता है फाइनेंशियल बिल श्रेणी 1। और जब सरकार जनता के पैसे इन्वॉल्व करके कोई खर्चा करती है तो वो बन जाता है मनी बिल। हवाई बात समझ में कृष्ण पर, बस यही अंतर है। जिसमें संचित निधि आएगी वो मनी बिल टिक मार देना। और कमाल की बात तुम्हें पता है, एक बिल मनी बिल है या नहीं, फाइनेंशियल बिल है या नहीं, बेटा इसका फैसला एक ही व्यक्ति कर सकता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। पूरी पावर होती। हंसोगे तुम, किसान बिल मनी बिल में लाने का प्रयास हो रहा था। किसान बिल मनी बिल में लाने का प्रयास, क्यों? क्योंकि मनी बिल पे स्पीकर ओम बिरला जी तुरंत कहते हैं बीजेपी सही है, और मनी बिल के अंदर परिस्थिति यह है कि राज्यसभा की औकात रह जाती है 14 दिन की। सिर्फ 14 दिन के लिए राज्यसभा के पास विधेयक जाता है कि वापस करो, तुम्हारी सहमति नहीं मानेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल या कोई भी अन्य बिल में अंतर ईमानदारी से बताया जाए। ये टॉपिक हम तब भी पढ़ेंगे, अभी तो कृष्णपाल ने पूछ लिया तो मुझे भी मजा आया बताते हुए, लेकिन इसको और डिटेल में मैं तब पढ़ाता हूँ जब बजट पढ़ाता हूँ, क्योंकि बजट के अंदर एस्टीमेट आएगा, प्रकलन समिति आएगी, सब कुछ आएगा, बड़ा मजा आएगा, फिर रिवाइज हो जाएगा। अब बढ़े आगे, कृष्णपाल कोई डाउट? हाँ पूछो। ठीक है जीवी मापनकर जी पहले, ठीक है। उन्होंने ये कहा वित्तीय विधेयक पर कोई विधेयक माने जाना चाहिए जिनका ताल्लुक कर निर्धारण से हो। ठीक है। उस जो कमेंट का वर्तमान समय में क्या संदर्भित करता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि वर्तमान समय में उनके स्टेटमेंट का कोई भी इंटेंशन रह गया हो, क्योंकि ये पूर्णतः स्पीकर का डिस्क्रिशनरी राइट हो चुका है। और वर्तमान समय में एवं पास्ट में कई ऐसे बिल निकले हैं जिनका कर से कोई लेना देना नहीं था, परंतु धन विधेयक बना के पारित कर दिए गए। तो उनके स्टेटमेंट की पालन तो होना चाहिए, परंतु पालन उनके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि सरकार कम से कम एक आयोग का गठन करे जो इस पर निर्धारित करे। बढ़े आगे, चलो बेटा अगला टॉपिक डालो, संसदीय समितियां। ये और पढ़ लेते हैं।
मैंने कहा था ना आज राइटिंग वर्क ज्यादा है, टेक्निकलिटी ज्यादा है, इतना सब पढ़ाने के लिए 2 लेक्चर तो लगते ही लगते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए एक लेक्चर में करा रहा हूँ क्योंकि उपाम जिंदाबाद। उपाम नहीं पता तो बेटा जहां से संस्था चल रही। आज का प्रश्न भी ये रहेगा घर से लिखने के लिए कि संसद में विधेयक कैसे प्रस्तुत किया जाता है। जाके तुमको तीनों स्टेप को घर पे जाके लिखो, लेकिन जिस बच्चे ने क्लास में नोट नहीं बनाया वो नहीं लिख पाएगा। इंटरनेट पे कोई भी यूट्यूबर ने इतना डिटेल समझाई नहीं दी। सर आपको कैसे पता? बेटा सास भी कभी बहू थी, कभी मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी तुम्हारी तरह यूट्यूब पे देखता था, दैनिक जागरण जो उसके आंसर टीकता था। जैसे तुमने हर सब किसी ने उत्तर में लिख दिया नोट उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है वर्तमान में, काटा है मैंने काटा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में अंतर पूछा है। ये नहीं तुमसे ज्ञान लिया कि उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। जिन जिन ने नोट डाल के लिखा मैंने ऐसे काटा है, तुम पे ये हरा रंग डाला उसी ने तुम्हारी गुड लिखो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारा मास्टर पढ़ता नहीं है? तुम्हारा मास्टर आज भी बहुत पढ़ता है। बाईजूस की वेबसाइट पे जाके कई बार चैलेंज करा है मैंने, तुम्हारा उत्तर गलत है। अब लक्ष्मीकांत को चिट्ठी लिखनी पड़ी अकॉर्डिंग टू शायर। चलो ये लिखो संसद की समिति। अब तुम्हें हंसी आएगी, इसीलिए टॉपिक लास्ट का हंसी मजाक का जाता है। सर क्यों हंसी आएगी? क्योंकि एक दिन कृष्णपाल ने देखा इनके गांव में एक चचा थे। चचा गांव के चचा ऐसे थे, दिन भर भैंसे चुमाते थे, लेकिन लोगों को बैठ के ज्ञान की बातें खूब देते थे। अरे आ जाओ, तुम्हारे घर में कलेश इसलिए हो रहा है, तुम बहू को पीटते ही क्यों? तुम बहू से पिट लिया करो। तो लोग बड़ा मानने लगे, बोले भाई सिद्ध पुरुष हैं, इनसे तो ऐसी ऐसी राय मिलती है। महिलाएं अत्यंत खुश। किसी गाय बीमार हो जाती तो वो उसे दवाई देने की जगह दुआएं दे देते, गाय ठीक हो जाती। ऐसे सिद्ध पुरुष का इतना पालन हुआ कि चचा को एक दिन गाँव में उठा के खड़ा कर दिया प्रधानी के चुनाव में। चचा प्रधानी का चुनाव जीत गए, क्योंकि प्रधानी के चुनाव में लड़ने के लिए भी अंगूठा छाप होना जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे, अंगूठा छाप की बात है। उसके बाद चचा का हौसला और बुलंद हुआ। चचा बोले अब मैं ब्लॉक प्रमुख बनूंगा, ब्लॉक प्रमुख बन गए। चचा का फैसला और प्रमुख हुआ, चचा एक दिन विधायक बन गए, और विधायक बनते बनते एक दिन चचा लोकसभा की सीट भी जीत गए। लेकिन चचा तो भैया पुराने ही हैं, इन्हें कुछ आता नहीं है, काला अक्षर भैंस बराबर। अब तुम बुद्धि लगाओ, ऐसे चचा से तुम उम्मीद कर रहे हो कि वो संसद में कोई भी बिल लेके आए तो उन्हें इस बिल पे बहस कर मिलेगी, उन्हें इस बिल का ABCD पता होगा, इसमें जो शब्दावली होती है वो इन चचा को पता होगी। जरा बुद्धि करो। तो मुबारक हो, इसीलिए बनाई जाती है संसद के अंदर समितियां। इस समितियों के अंदर बैठते हैं जितने भी अधिकारी वर्ग, ऐसे लोग जो संसद में पढ़े लिखे होते हैं। कोई भी बिल, विधेयक या मंत्री जी जिस पे चर्चा करना चाह रहे हैं वो पहले सदन की समिति के पास भेजा जाता है। और सबसे बड़ी बात, संसद के अंदर मंत्री पता है कितने दिन बैठते हैं? कितने दिन बैठते हैं सर? बजट, मानसून, विंटर, अगर इन तीनों को मोटा मोटी तौर पे जोड़ लो, ये 4 महीने का सत्र है, ये 3 महीने का, ये 2 महीने का। भाई 8 दिन के हिसाब से देख लो तो ये 150 से 200 दिन तो बैठते होंगे। इसमें भी कई छुट्टियां हैं, 80-90 दिन से ज्यादा ये नहीं बैठते। तो बाकी के दिन काम कौन करता है? अगर ये लोग 80-90 दिन से ज्यादा बैठते नहीं है तो संसद चलाने की असली जिम्मेदारी किसकी होती है? संसदीय समितियों की। किसकी होती है? संसदीय समितियों की। अब लिखो, हेडिंग डालो, संसद के अंदर 2 प्रकार की समितियां होती हैं। एक होती है स्थायी समिति, एक होती है तदर्थ समिति। ठीक है, एक को बोलते हैं स्टैंडिंग, इसका मतलब स्थायी, और एक को बोलते हैं एडहॉक। कुल मिला के वर्तमान समय में 40 के आसपास समितियां हैं संसद की। कितनी समितियां? हाँ तो जाओ बेटा बात कर लो, घर वालों कॉल कौन बोल सकता है? जाओ। हाँ, संसद की कितनी समितियां होती हैं? 3 होती हैं। देखिए जरा उधर क्या लिखा है कोने में? 2 3। वाह, हे भगवान उठा ले। टोटल कितनी होती हैं? 44। ये तो उनका वर्गीकरण है। हिस्ट्री का आंसर। वाह, मिजाज सर की क्लास लग रहा है ज्यादा गलत टाइम पे लग गई है। सब एक ही बच्चे का धरा है। चलो ठीक है, लो भैया लिखो, मैं ही तुम्हें वर्गीकरण करा दे रहा हूं। लिखो संसद की मुख्य तौर पर 2 समिति होती है। एक स्थायी, आंधी आए तूफान आए, स्थायी समिति को कोई ना ले जाए। ये समिति वो होती है जो परमानेंट बनी रहती है, ताकि मंत्री जी कुछ भी बड़बड़ कर आए, उसके बाद में उस बिल की जांच उस पे बिंदु करके मंत्री जी के हाथ में देते हो तुम लोग सचिव बन के। मंत्री जी जे बोलना है जे। अभ्युदय योजना में
विधेयक योजना में निर्धन वर्ग को फायदा होना है, अल्प पिछड़े वर्ग को फायदा होना है, तब भी मंत्री वहां के क्या कहते हैं, इस योजना के बारे में भाइयों बहनों कल बताऊंगा। चलो समझे? अगर तुम ना हो तो स्पीच तैयार ना हो पाए। अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, आंसर राइटिंग चोरी करके लिख रहे हो। देश के गद्दार ब्यूरोक्रेट्स, तुमसे देश चलने वाला है और तुम चोरी सीख रहे हो अभी से, है ना? समझिए सर। अब हायरार्की बनाते हैं, हायरार्की लो लिखो। अब टेबल बनाते हैं, वो टेबल बना लो। आज थोड़ा ही ज्ञान देंगे ताकि तुम घबराओ ना। सर समितियां जो होती है ना, वो आपने तो हमें बताया, पर हमें पहले ही पता थी। एक होती है स्थायी समिति, स्टैंडिंग। एक का नाम ही बता रहा है कि टेढ़ी मेढ़ी समिति, यानी कि अस्थायी समिति, तदर्थ समिति। आ जाओ बेटा, पूछना कैसा। देखा बच्चे फिसल रहे हैं, क्लास में फर्श बदलने की भी आवश्यकता है। देखो बेटा, तदर्थ समिति के आगे भी लिख लो इंक्वायरी, इंक्वायरी, इंक्वायरी। अगली लिखो एडवाइस। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है भैया, जांच। सर ऐसे तो जान ही बनता, सर कैसे बना रहे हो? लिखो जांच समिति, सलाहकारी समिति। बेटा ये जो समितियां होती है ना एडॉक वाली, ये परिस्थिति पे निर्भर करती हैं। आज बनी 4 दिन में सफा। अस्थायी समिति बड़ी बेवफा, आज बनी रात सफा। वाह वाह वाह। है हाँ नहीं कल था, ठीक बेटा। लिखा समितियां कितनी होती है सर, एक स्थायी स्टैंडिंग, दूसरी होती है तदर्थ एडॉक। सर इस एडॉक के अंदर भी 2 होती हैं, इंक्वायरी और एडवाइजरी होती हैं। सर एडवाइजरी के अंदर भी 2 होती हैं, वो भी लिखवा दो। सर इंक्वायरी के अंदर भी 2 होती हैं। बेटा इंक्वायरी और एडवाइजरी के अंदर हो सकती है सिंगल कमिटी, जो कि बनी होती है एक ही सदन के हाउस से, या फिर बनी होती है ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कमेटी, एकल समिति, संयुक्त समिति। बात आई समझ में या नहीं आई? सर क्यों इतनी गंदी राइटिंग में हमारी आदत डलवा रहे? साफ दिखा दो सर। लो मैं तुम्हें साफ राइटिंग में दिखा रहा हूं, रुक जाओ। ये लो, ठीक है, लो लिखो, लिखो हूबहू चार्ट बना लो। ये चार्ट भी घर से बनाना है परसों। सर परसों क्यों? आज एक ही उत्तर लिख लो तुम बिल वाला, तो ही बहुत हो जाएगा। दिख नहीं रहा है? कोई बात नहीं बेटा, 6x6 विजन नहीं है तो ALP नहीं बन पाओ। गुड। लिखो बेटा समिति, समिति 2 प्रकार, स्थायी, तदर्थ। और बेटा ये देखो, अब अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि एडॉक समिति कौन सी होती है, ये पर्टिकुलर चीज के लिए बनती है। संसद पर हमला हो गया, हमला होने के बाद जांच होगी हमले की, तो कौन सी समिति बनाओगे, स्थायी की अस्थायी? सर अस्थायी बनाएंगे, क्योंकि वो जांच का पूरा ब्यौरा देके खत्म हो जाएगी। बात आई समझ में कि ना आई? आज भाई बात आई समझ में? सुमन चमन दोनों नाम पलक तुम्हारे, ललो आ रही बात समझ? चलो तो सही। तो मैं कह रहा था मैं शहर से हूँ, कली गांव से। गांव का नाम मेरा बढ़िया है, कलीनगर। कलीनगर? हाँ अब ऐसे सुन रहे हैं कलीनगर, सब कलीनगर के हो गए, तुम क्यों? अब कोई बचेगा थोड़ी, पड़ोसी होगी मेरे। बहुत बुरा गांव। हाँ ले रास्ते बेटा, रास्ते में पड़ता अच्छा हो, तुमने इनका शराब रास्ते पे आ जाओ। चलो देखो, अच्छा ये तो बात कलीनगर में बता रहा है वो बहुत क्या बहुत है कलीनगर। अच्छा तो अरे बेटा कलीनगर में इतने ज्यादा टाइगर आ जाते हैं, मेरे से ही मिलने आते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ने। कहते हैं तुम बात क्यों नहीं करते हो पर्यावरण एवं पशु संरक्षण की? तो मैंने 2 बार एनवायरनमेंट पढ़ाया, फिर शेर जाने लगे, बोले अब कोई फायदा ही नहीं। चलो बेटा लिखो समितियां कितने प्रकार की होती हैं, ये लिख लिया। अब सुनो मजे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अब शुरू होगी कि मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी और अब आप हंसोगे। और हंसोगे इसीलिए कि मुझे ये बताओ, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टॉपिक पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि बिल प्रस्तुत करने की कितनी स्टेज होती है, 1 2 3। इस दूसरे वाले पे गोला करके साइड में लिख दो, या तो इस पे बहस करेंगे, या तो इस पे चर्चा करेंगे, या परिवर्तन करेंगे। दूसरा सर जनता के पास भेज देंगे। तीसरा कहां भेज दे रहे थे? समिति के पास। अब समझे कनेक्शन कि बिल को कहां भेज दे रहे थे? समिति के पास। तो समिति का काम क्या होता है कि जब सदन में कोई बिल पर चर्चा होती है तो उसे चाहे तो किसके पास भेज सकते हैं? समिति के पास। समिति क्या करेगी? उसमें गोपनीय तरीके से वोट भी देगी और सुधार भी सुझाव के रूप में बताएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही तो मजा है जिंदगी का। लोग अगली बार देखो फिर से। सर ने देखो क्या बताया
सर बोले जब सेकंड स्टेज में बिल होता है, जब चर्चा और बहस होती है, तो स्पीकर महोदय से जाकर के हम कहते हैं सुनो सुनो, इस बिल को ना एक समिति के पास भेज दो, और वो समिति जो है जिसके पास भेजा जाएगा वो 25 से 30 सदस्य की समिति होती है। उस समिति के अध्यक्ष उसी समिति के लोग तय करते हैं। मजे की बात सुनो, उसके अंदर एक भी मंत्री नहीं होता है, क्योंकि अगर मंत्री को डाल दोगे तो नुकसान हो जाएगा, हो सकता है वो मंत्री बिल पेश कर। समझ गए? तो बेटा याद रखना, इस समिति के अंदर कोई मंत्री नहीं होता है। कोई दिक्कत? बड़े आके आराम से चलेंगे स्मूथ तरीके से। समझ गए? तो भैया कमेटी के पास चलेगा। अब समझना, मैंने एक समिति बनाई, उसमें कृष्णपाल को डाला। प्रियंका अच्छी नहीं, अच्छा साक्षी, हाँ साक्षी, कृष्णपाल, प्रियंका, सही गलती हो गई, प्रियंका इधर हो। कृष्णपाल, साक्षी, प्रियंका, सौम्या, लांसी, चरण। अब हो सकता है कि सब तो सहमत हो, लेकिन कृष्णपाल कतई अलग विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इस समिति के अंदर कृष्णपाल बोले मोहे बिल ना पसंद, ऐसे ही बोल रही है भैया, मोहे मोहे कर दिया इतना। तो इस समिति का मैं तुम्हें अर्थ बता रहा हूं कि क्या ये जो समिति है, अगर इसे कोई बिल पसंद नहीं आया या कोई एक सदस्य को पसंद नहीं आया तो बिल पारित होने से रह जाएगा? नहीं सर, दुख की बात यह है कि ये जो समिति ने परिवर्तन सुझाए हैं, अकेले कृष्णपाल ने मना करा है, ये बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सिफारिश। मेरे पापा से मैंने कहा पापा मैं शाम को चला जाऊं 5 बजे घूमने, जब मैं बहुत छोटा था। बोले नहीं, मैंने मम्मी से जाकर के परिवर्तन कराने की कोशिश करी, लेकिन पिताजी की जो सोच थी वो मेरे को बाध्यकारी थी। अब वही दौर आ गया, अब पिताजी से मैं पूछता नहीं, उन्हें बताता हूँ 9 बजे घर आ जाऊंगा, तो उनकी सोच बाध्यकारी नहीं है। तो ऐसी समिति का समझो, समिति बात वाली स्टेज की चीज है। इसका जो निर्णय होता है वो किसी भी प्रकार के संसद के किसी भी बिल पर बाध्यकारी नहीं होता है। बढ़े आगे, समझ जाओ। चलो भैया प्रैक्टिकल फील ले ली, ले डायग्राम बनाओ डायग्राम लिखो। संसद में टोटल 44 समिति है, 3 स्थायी समिति है। उसमें पहले का नाम है PAC लोक लेखा समिति, दूसरी प्रकलन समिति, तीसरी समिति है लोक अंडरटेकिंग्स पर, ठीक है, यानी पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर। सब लिखें आगे। लिखो भैया, स्थायी समितियां मुख्यतः 44 हैं, उनमें से 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। मैं लिखता भी चल रहा हूं उनके नाम, ठीक है। ये लो, इसको लिख सकते हो विभागीय स्थायी समिति। देखो मैं बहुत सॉफ्ट पढ़ा रहा हूं, जान पूछ करके बेटा भूल मत जाना, क्योंकि एक भी लेक्चर आगे पीछे मिलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं है। इस बार उपाम से आया, जिस दिन जो टॉपिक बोला है खत्म करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बस फर्क इतना है कि मैं रिवीजन जब पूरा सीरियल हो जाएगा ये खत्म पॉलिटी का, तो मैं फिर भी तुम्हारे बीच 5, 6, 7, 8, 10 लेक्चर लेके निःशुल्क पे खड़ा हो जाऊंगा, उसमें फिर से रिवीजन कर लेंगे। सही है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा सर। पहले 5 ली थी, 10 कर दी, आने वाले समय बिना कहते पूरा कोर्स ले आऊंगा, बस एक पेटीएम कोड आएगा। वो भी होना चाहिए, बात तो सही है। इंसान क्यों इतनी मेहनत कर रहा है ना? बताइए किस किस का बता रहे हैं बेटा। इसमें लिखो वित्तीय स्थायी समिति, इसके अंदर सबसे पहली आएगी लोक लेखा समिति, ठीक। इसके अंदर प्रकलन समिति तो लिख ही लोगे। इसके अंदर आती है पब्लिक अंडरटेकिंग, यानी लोक अधिकृत समिति, और बताओ ये लिख लो। इसके बाद DRSC विभागीय स्थायी समिति, हाउस कीपिंग समिति, गृह कार्य समिति, डे टू डे प्रोसीडिंग दिनचर्या समिति, ठीक है। उसके बाद बेटा कमिटी टू स्क्रूटनाइज जांच एवं नियंत्रण समिति, डिट्टो हुबहू। ये जो चार्ट है ये लक्ष्मीकांत ने दिया है, आज तुम लक्ष्मीकांत चाहो तो इंटरनेट से पढ़ना, मजा आ जाएगा। मैंने सेम वही से उठाया है इसे, तभी तो मैंने इसमें बुक का पेज लगाया, और कैसा घटिया डायग्राम में बना पाऊंगा, बहुत सुंदर है। देखो सारे नाम लिख लो हिंदी में, वैसे आगे स्लाइड में हिंदी में भी सर कह देते हो सर, स्लाइड तो देते नहीं है सर, लल्लू बना है सर। देखा अदर स्टैंडिंग कमिटी, ये भी लिख लो, अन्य स्थायी समिति। बेटा ये सारी समिति तुम पढ़ोगे, इसमें एक समिति मेरी फेवरेट है, लाइब्रेरी समिति, उसे तो मैं डिटेल में करके समझाऊंगा तुम्हें, यहाँ है ना लाइब्रेरी वाले, कुछ बच्चे जाने लगे लाइब्रेरी।
सर बच्चे जाते हैं सर, वहाँ तैयारी हो जाती है सर आपको नहीं पता। बहुत भीड़ चल रही, मेला चल रहा मेला है बेटा। लाइब्रेरी में किताबें कम और बाकी चीजें ज्यादा देखी जाती हैं, जैसे पंखा, वाटर कूलर, ये सब कह रहा हूँ मैं। तुम देखो इधर, हाँ ये कुछ और देखो। लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइब्रेरी जाओ, लेक्चर लेके जाओ। पुलिस वालों ने नींद उड़ा दी, भीड़ बढ़ा दी पुलिस वालों ने। हाँ बिल्कुल सही। अरे तो कोई बात नहीं, कल का स्टेटस तुम्हारा खत्म हो गया और राजपूती पापा देख रहे बेटा, इस बच्चे को इसे तो बम्बई भेजना चाहिए, बीमारी में भी आ रहा लेक्चर ले, है ना। कोई बात नहीं, इमोशनल हो गए 2-3 बच्चे। देखो लिखा ये सब नहीं, एक एक करके इस समिति के बारे में भी पढ़ना है, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। थोड़ा तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि जुडिशरी तो मेरे हाथ का टॉपिक है, फिर भी मैं इसका रफ फिगर तुम्हें जरूर दे दे रहा हूँ कि ये करती क्या है, मजा बहुत आएगा। और बेटा जब हम ये लोक लेखा समिति पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें एक दोस्त से मिलवाऊंगा, उसका नाम ही है दोस्त मार्गदर्शक दार्शनिक, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, और दोस्त जिसे बोलते हैं भारत का महालेखा एवं नियंत्रक अधिकारी, CAG अनुच्छेद 148। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। इस बार तुम लोगों ने मेरी क्वालिटी का रिवीजन करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लिखवा मैं भी लिखवाऊंगा। प्रश्न लिख लिया घर से? नहीं लिखा? प्रश्न ये है, संसद के अंदर विधेयक कैसे प्रस्तुत करे जाते हैं? संसद में विधेयक कितने चरण में प्रस्तुत करे जाते हैं? लिखो प्रश्न। हाँ, संसद में विधेयक कितने चरण में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये उत्तर लिखना कंपलसरी है। बाकी सारे उत्तर एक तरफ। गांव की भाषा में क्या कहते हैं? बाकी सारी चीजें एक घाई या जय दूसरी तरफ, ऐसी बोलते हैं ना गांव की भाषा। सीख रहा हूं। संसद में विधेयक कैसे प्रस्तुत कराया जाता है? Don't ever think I am talking in a rustic language. I don't know English. I am from CBSE Central Asian School. सर कॉलेज लिखा, पता था मुझे। हाँ यही बात होना चाहिए बेटा। अंग्रेजी हिंदी से कोई मतलब नहीं, भाषा सिर्फ एक माध्यम है। आप चाहे अरबी भी बोलो, मैं फिर क्लास से बाहर कर दूंगा, तो समझ ही नहीं आएगी। अभी तो कह रहे थे सर माध्यम लिखा। बेटा ये सारी समितियां मजेदार ढंग से पढ़ेंगे, और यकीन मानना ये समितियां तुम्हें रट जाएंगी। जैसे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा। लेकिन दुख की बात यह है, इतनी तगड़ी समिति होते हुए भी इसकी राय बाध्यकारी नहीं। और क्राइम होने के बाद एक चीज सुनना, अभी लेक्चर नहीं खत्म हुआ, सिर्फ मजाक चली, तो 2-3 चीजें समझना। जुर्म होने के बाद पुलिस पहुंचे और पुलिस का हमें तो पहले ही पता था अपराध होगा, तो तुम हंसोगे। यही काम समितियां करती हैं। इन्हें दिख रहा है मंत्री जी पैसा निकाल के थाईलैंड गए हैं, अब नहीं आएंगे, लेकिन ये बाद में जाती हैं जब मंत्री जी पैसा निकाल लेते हैं। सुनिए, वो मंत्री जी थाईलैंड गए, वो चोरी है, हमें तो पहले ही पता था 4 दिन पहले, तो तुमने बताया क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया जब पैसा निकल जाए तब बोलो। इसलिए समितियां फेल, कोई समिति काम की नहीं। और मैं आपको वो भी समिति पढ़ाऊंगा जिसपे इस बार प्रश्न बना है, एथिक्स कमेटी। एथिक्स 1997 2004 सदस्य की संख्या बढ़ा गई, और एथिक्स की समिति जो है उसके अंदर मामला बताऊंगा कि प्रश्न क्यों आया। क्योंकि महुआ मोइत्रा नाम की सांसद ने, उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो पैसे लेके संसद में सवाल पूछती हैं, तो ये गलत है। तो इस वजह से यूपीएससी ने एथिक्स कमेटी का सवाल उठा के रख दिया। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। लिख लिया? वाह भाई। तो लो भैया मुबारक है, लिखो पहली समिति का नाम PAC, लोक लेखा समिति। सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ लिखवा रहा हूं ताकि कल में डायरेक्टली शुरू करूं। लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट्स समिति लिखो, पहली बार बनी थी 1921 में। सर ये अंग्रेजों ने बनाई थी, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड नाम के बदलाव आए थे। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में। मॉर्ले मिंटो कब आए थे? 1909 में। उसके बाद अंग्रेज फिर ले आए थे 10 साल बाद विधि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नियम या परिवर्तन, तो वो 1919 में आए थे। उसमें बोला गया कि संसद की जांच करने के लिए, संसद की जांच करने के लिए एक समिति बनाओ जिसका नाम होगा लोक लेखा समिति। बेटा अपनी कॉपी के अंदर, अब मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूं, आप में से जितने बच्चे बैठे हैं अपनी कॉपी के अंदर एक डायग्राम ऐसे बना लो, चाहे A4 पन्ने पे हो तो और बढ़िया है। ये बना लेना ऐसे डायग्राम, ये इस तरीके से। आप अपनी कॉपी को इस पोजीशन में रख सकते हो, वर्टिकल,
समझ गए सर? ऐसे क्यों रखे? क्योंकि आपको यहाँ पे अब ऐसे 3 लाइनें ड्रॉ करना पड़ेगा और आपको ऊपर हेडिंग डालनी पड़ेगी समितियां। आपको इसलिए ये करना पड़ेगा, कुछ समितियों में सिर्फ लोकसभा के सदस्य, कुछ समितियों में सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, कुछ समितियों में बेटा लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य। तो मैं जब आपको पहली समिति पढ़ाऊंगा तो आप ये भी काट दोगे, ये भी काट दोगे, लिखोगे PAC। समझे आसान करने का तरीका? क्योंकि इसमें दोनों समितियों के सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। ऐसे डायग्राम बनाएंगे हम लोग। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, जो नहीं बोल रहे हैं अल्लाह को ऊपर बोल दो, जो वो भी राधे। हम तो भैया सर्व धर्म वाले हैं, समझ गए? तो देखो भारत का कोई धर्म नहीं है, इसलिए भारत के सारे धर्म हैं। मैं तो ऐसा ही है ना। कोई डाउट? सौम्य समझ आ रहा? सब कतई समझ आ रहा? छुट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना समझ लेगा रास्ता लगेगी। किसकी नीति है ये? सरकार की। और सरकार के विरुद्ध गए तो समझ जाओ, देश के विरुद्ध गए। देश के विरुद्ध तो आप जा ही नहीं सकते। देश के सरकार के विरुद्ध विरुद्ध होने, देश के विरुद्ध है। हाँ, अगर धारा को ढंग से